रिडक्शन? शेयर कैपिटल का। सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ने वाले? 66। ठीक है, 66 पढ़ने वाले। चलिए ध्यान देंगे। शेयर कैपिटल का रिडक्शन, सबसे पहले कंसेप्ट है ना समझेंगे। नाम से ही आधे काम समझ में आ जाते। हम अपने शेयर कैपिटल को क्या कर रहे? कम कर रहे, रिड्यूस कर रहे। ठीक है, अब शेयर कैपिटल कैसे कैसे रिड्यूस होता है अभी ऊपर हमने एक बार पढ़ा था, ऑथराइज कैपिटल, ये सारी बहुत सारी चीजें, बाय बैक, ये सारी चीजें थी। ठीक है, चलिए तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के मेथड्स क्या कैसे। अभी मैं सबसे पहले सिंपल प्रोसेस बताऊंगी। क्या बताऊंगी? प्रोसेस। मेरी आईटेक्स कंपनी, मुझे अपना शेयर कैपिटल क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो भाई रिडक्शन करने के लिए मुझे किससे पूछना पड़ेगा? शोल्डर से पूछना पड़ेगा। क्या पास करवाना पड़ेगा मीटिंग में? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? कंफर्मेशन बाय, क्या लिखा है? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल बोले तो एनसीएलटी। भाई हम अपने शोल्डर को, भोली भाली शोल्डर है हमारे, बुद्धू बना दिया तो पहला स्टेप शोल्डर से परमिशन ले लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा दो। फिर जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा आपको ये बात एनसीएलटी तक पहुंचानी है और एनसीएलटी से बोलना है कि हमारे शोल्डर ने हाँ बोल दिया, आप भी एक बार देख लो और हमें परमिशन दे दो कि हम अपने शेयर कैपिटल को क्या कर ले? रिड्यूस कर ले। तो पहला स्टेप शोल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ। दूसरा फिर ये बात कंफर्म कराओ, किससे? एनसीएलटी से, कि हाँ हम रिडक्शन करना चाहते हैं। एनसीएलटी क्या करेगा? एक बार पूछेगा, एकदम पूछा गया हाँ नहीं बोल देगा, अपने लेवल में सबको सबसे पूछेगा, अपना एक नोटिस सेंड करेगा, सेंड नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन मेड फॉर द रिडक्शन। आ जाओ, एनसीएलटी फॉर फर्दर नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन मेड फॉर द रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। साफ उन्होंने बोला ये नोटिस किसको दिया जाएगा? सीजी। सीजी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आरओसी, फुल फॉर्म बताओ? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। देन फिर क्या है? अगर कंपनी क्या है? लिस्टेड है, तो फिर किसको? सेबी को। समझो, हमने पहले आप लोगों से पूछा स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया, जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया तो अब हम ये कंफर्मेशन के लिए कहां जा रहे हैं? एनसीएलटी। एनसीएलटी ने कहा कि मैं भी तो अपने लेवल में चेक करूं, तो एनसीएलटी ने नोटिस भेजा। एनसीएलटी ने इन लोगों को नोटिस भेजा, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी को, और किसको? क्रेडिटर्स को। मतलब 4 लोग को नोटिस जाएगा फटाफट। किस किस को जाएगा? आरओसी, सीजी, अगर लिस्टेड है तो सेबी, और क्रेडिटर्स। इन सब से हम पूछेंगे कि भाई आपकी कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करने वाली है। क्रेडिटर्स को पकड़ के पूछा कि भैया क्रेडिटर, आपकी कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करने वाली है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा तो नहीं आपका कोई पैसा बच्चा है? ठीक है, अगर आपका पैसा बच्चा है तो आपको टेंशन नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ सिक्योर है, गिरवी है। ठीक है, अगर आप निश्चिंत हो तो प्लीज हमें बताइए। तो सबसे पूछा जा रहा है, किसके से पूछा जा रहा है? सीजी, आरओसी, सेबी और क्रेडिटर से पूछा जा रहा है। एनसीएलटी टेक इनटू कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन लिया जा रहा है। थोड़ी सी सिंपल भाषा में बोलूं तो ऑब्जेक्शन उनसे पूछा जा रहा है कि तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है क्या? किस किस से पूछा जा रहा है? सीजी से पूछा जा रहा है, कोई ऑब्जेक्शन है? सेबी से पूछा जा रहा है, कोई ऑब्जेक्शन है? आरओसी से, क्रेडिटर से पूछा जा रहा है, कोई ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन है तो हमें बताइए, रिप्रेजेंट करिए। रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द अबव अथॉरिटीज, ये 4 लोग को हमने नोटिस दिया। विद इन दी रिप्रेजेंटेशन करने का कितना समय दिया? 3 महीने। हमने सीजी को बोला, क्रेडिटर को बोला, आरओसी को बोला, सभी को बोला भैया 3 महीने का समय है, आओ ऑब्जेक्शन रेज करो। अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो हम इस शेयर कैपिटल को रिड्यूस होने नहीं देंगे। इफ नो रिप्रेजेंटेशन, 3 महीने में किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो हम मान लेंगे इनको कोई दिक्कत नहीं है। या तो रिप्लाई आ गया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, रिप्लाई आया हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बोलता है रिप्लाई आया हमें दिक्कत है, या फिर शांत है एकदम। अगर एकदम शांत है तो क्या मान लिया जाएगा? आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इट शैल कंसीडर डीम्ड, हम मान लेंगे कि आपने क्या दे दी है? एनओसी दे दी है। व्हाट डू मीन बाय एनओसी? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए। एनसीएलटी में मतलब क्या? ऑप्शन। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट डेट और क्लेम ऑफ एवरी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी हैज बीन। अब थोड़ा सा समझना, एनसीएलटी अपने आप को, है ना, जैसे एनसीएलटी को इन्फॉर्म किया जाता है तो एनसीएलटी नोटिस देती है क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर से एक बार पूछेगी, क्या कंफर्म करेंगे ये बातें? एवरी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी हैज बीन डिस्चार्ज, मतलब क्रेडिटर का पैसा उनको मिल चुका है, या फिर डिटरमाइंड, या फिर हैज बीन, वहीं वेट करेंगे, हैज बीन सिक्योर्ड। सिक्योर्ड है मतलब क्या? सिक्योर्ड है मतलब क्या? प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ गिरवी है, क्रेडिटर को कोई टेंशन नहीं है, अगर उसका पैसा नहीं चुका पाया तो वो अपने प्रॉपर्टी को बेच के क्या करेगा? रिकवरी कर लेगा।
या फिर हिज कंसर्न इज ऑब्टेन, उसे कोई दिक्कत नहीं, उसने एनओसी दे दिया है, मेक द ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इन सब से बात करने के बाद वो रिड्यूस करने को बोल देगा जैसे उसे ठीक लगेगा, और फाइनली कंपनी ये ऑर्डर पब्लिश कर देगी कि एनसीएलटी ने हमें हाँ बोल दी। वापस हम पढ़ क्या रहे मुझे बताओ। हम अपनी कंपनी का, हमारी कंपनी एबीसी क्या कर रही है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने की प्रोसेस, पहला स्टेप, कंपनी क्या करेगी, जनरल मीटिंग में क्या करवाएगी, एसआर पास कराएगी। जैसे ही एसआर पास हो जाएगा, एनसीएलटी के पास जाएगी कि अब आप भी हाँ बोल दो। एनसीएलटी बोलेगा रुको मैं अपनी तरफ से एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लूं। उसके लिए एनसीएलटी क्या देगी, नोटिस देगी। ये नोटिस किसको देगी, चार लोगों को, सीजी, आरओसी, सेबी और क्रेडिटर्स को। ठीक है, सबसे बोलेगी कि रिप्रेजेंटेशन दो या फिर बोलेगी ऑब्जेक्शन रेस करो। कितना समय दे रखा है, 3 महीने का। जिस दिन आपको नोटिस दिया, सीजी को जब मिला, क्रेडिटर को जब मिला, वहां से 3 महीने का समय ऑब्जेक्शन रेस करने का। अगर ऑब्जेक्शन रेस होता है तो उनकी बातें सुनी जाएगी और उस हिसाब से ऑर्डर दिया जाएगा। कोई 3 महीने तक बातें नहीं होती है तो मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, एक बार एनसीएलटी क्या करेगा, अपने आप को इंश्योर करेगा। क्या इंश्योर करेगा कि क्रेडिटर को कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिटर ने एनओसी दे दी है, या फिर क्रेडिटर सिक्योर्ड है, या फिर क्रेडिटर ने अपनी कंसेंट दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस हिसाब से फाइनली वो क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। और जैसे ही ऑर्डर पास करेगा, कंपनी इसे पब्लिश कर देगी, एडवर्टाइज कर देगी कि यस हमारी कंपनी क्या कर रही है, शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है, इसके लिए हमें परमिशन एनसीएलटी ने दे दिया। क्लैरिटी है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होती है जिसे अब हम डिटेल में आपकी बुक से पढ़ेंगे। चलिए आ जाइए। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं आरओसी की बात करूं, आईटेस कंपनी का पूरा डिस्क्रिप्शन क्या आरओसी के पास है, क्या है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। क्यों, क्योंकि हम समय समय पे अपनी फाइलिंग करते रहते हैं। आरओसी कहेगा नहीं भाई ये लोग ने कुछ घपले कर रखे, इनकी बैलेंस शीट कुछ सही से नहीं दिख रही, तो आरओसी अपने उन रिकॉर्ड्स को चेक करेगा उन 3 महीनों में और ऑब्जेक्शन रेज करेगा। ठीक है, सीजी सीजी कहेगी भैया जनता का इंटरेस्ट कुछ हिट हो रहा है क्या, वो एक बार ये आइडेंटिफाई करेगी। क्रेडिटर भैया उनका पैसा फंसा हुआ है तो वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा। अगर लिस्टेड कंपनी तो सेबी, आरओसी, जैसे आरओसी देख रहे हैं अपना रिकॉर्ड, सेबी भी अपने ही रिकॉर्ड में देखेगा किसका, लिस्टेड कंपनी को लेकर। तो कुल मिलाकर सीजी जनता को देखती है, आरओसी अपने पास आए हुए रिकॉर्ड को देखती है, सेबी भी अपने पास आए हुए रिकॉर्ड को देखती है क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, और क्रेडिटर अपने पैसों को देखेगा। और इन सबको देखकर अगर उन्हें कुछ आपत्ति होती है तो जाकर वो कंप्लेन करेगा। किसको कंप्लेन करेगा, एनसीएलटी को। फिर एनसीएलटी बोलेगा रुको, दोनों से बात करेगा। किसको बुलाएगा, क्रेडिटर को दिक्कत है, आ जाओ क्रेडिटर हेयरिंग में आ जाओ। कंपनी तुम भी आ जाओ। कंपनी बोलेगी भैया हमने चुका दी, ये फ्री में बात कर रहा है, और वो कहेगा भैया प्रूफ दिखाओ। तो दोनों में जो भी हेयरिंग में बातें होंगी उस हिसाब से वो फाइनल ऑर्डर देगा। क्लैरिटी है। चलो स्टार्ट करेंगे। हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल रिड्यूस। ठीक है, चलो सेक्शन 66। इन्होंने कहा कि भैया क्यों कर रहे हैं रिटर्न, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है। जैसे हमने पढ़ा ना, बायबैक करने की क्या जरूरत है, ऐसे शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने की क्या जरूरत है। पहला रीजन क्या बोला, सरप्लस पैसा है, रिटर्न करना चाह रहे हैं। भैया कंपनी को बहुत सारे लॉस हुए, उस लॉस को क्या करना चाह रहा है, एलिमिनेट करना चाह रहा है। जहां कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इस तरीके से लिखा दिखेगा, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, मर्जर अमलगमेशन के, मर्जर अमलगमेशन। ठीक है, टेक्निकल टर्म में उसे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट बोलते हैं, सिंपल भाषा में मैंने आपको क्या बोल दिया, मर्जर अमलगमेशन। ठीक है, कहीं भी दिखेगा तो आपको एक क्लिक होना चाहिए। चलिए, कंपनी क्या कर रही है, मर्जर अमलगमेशन कर रही है। तो भाई मर्जर अमलगमेशन में क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। एक तरफ ट्रांसफरर कंपनी होती है और एक तरफ ट्रांसफरी। ठीक है, वोडाफोन कंपनी, आइडिया कंपनी। वोडाफोन कंपनी क्या है, ट्रांसफरर। आइडिया कंपनी क्या है, ट्रांसफरी। वोडाफोन कंपनी ने अपने आप को छोड़ा और बोला कि चलो ट्रांसफर कंपनी आपके साथ मिलकर काम करेंगे। आज की डेट में कंपनी क्या बन चुकी है, वोडाफोन आइडिया, वीआई बन चुकी है। ठीक है, लेकिन अब इसका एग्जिस्टेंस खत्म, वोडाफोन नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब एग्जिस्ट क्या करती है, वोडाफोन आइडिया। मतलब मैं कैसे बायर बोल सकती हूँ, ये बायर है और ये सेलर है। वोडाफोन ने अपने आप को बेचा और बेच के बोला कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। तो एग्जिस्टेंस किसका खत्म हो गया, वोडाफोन का। आइडिया कंपनी वहीं पर है, वोडाफोन कंपनी आकर उसके साथ काम कर रही है। बात समझ पा रही है, तुम हो आइडिया कंपनी, तुम हो वोडाफोन कंपनी। वोडाफोन कह रही है तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। अब वोडाफोन नाम की कुछ भी नहीं, आइडिया भी सिंगल है लेकिन आइडिया के साथ आकर काम कर रहे हैं ना। मतलब आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदल लिया। क्या नाम बदल दिया, वीआई रख लिया। बात समझ में आई। चलो, तो इन्होंने ये कहा कि जब भी ऐसा होता है तो इसके शेयर होल्डर
किसके शोल्डर, वोडाफोन कंपनी के शोल्डर उठ के किनके साथ आ जाएंगे, आइडिया कंपनी के साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके पास वोडाफोन के शेयर सर्टिफिकेट होंगे जिन्हें क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि वोडाफोन कंपनी अब है ही नहीं, तो मार्केट में उसके शेयर्स भी कहां से दिखेंगे, आपको खत्म करने पड़ेंगे। तुम वो शेयर किसको दे दोगे, आइडिया कंपनी को। आइडिया कंपनी उस शेयर को क्या कर देगी, फाड़ कर खत्म कर देगी, और बदले में आपको नए शेयर इशू करेगी, किसके, वोडाफोन आइडिया के। बात समझ में आ रही है, तो फ्रेश सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, क्यों करने की जरूरत पड़ रही है, पहला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा रखा है सरप्लस, हमें शेयर होल्डर को देना है, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे लॉस हो चुके हैं, उन लॉस को हम बैलेंस शीट में बैलेंस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी चीज इन्होंने क्या बोली कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रहे हैं। मीनिंग सिंपल भाषा में क्या बताया, मर्जर अमलगमेशन। अब एग्जाम में लिखोगे तो क्या लिखोगे, मर्जर अमलगमेशन की कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। समझाने के लिए मर्जर अमलगमेशन बोला है, लिखना यही है। बात समझ में आ रही है, चलिए। तीसरा रीजन, आपका व्हेन अ कंपनी मेकिंग लॉस, अक्सर क्या होता है कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो वो अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको सही नहीं दिखा पाती है, तो उन्हें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सही दिखाने के लिए शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ता है। अभी जो हमने सेकंड पॉइंट और जो फोर्थ पॉइंट पढ़ा ना, इसे एग्जांपल के थ्रू अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम मेथड पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए आ जाओ, मैंने आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताई। प्रोसेस में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ, फिर एनसीएलटी के पास जाओ, एनसीएलटी 4 लोग को नोटिस देगी। 4 लोग कौन थे, सीजी, आरओसी, सेबी, क्रेडिटर्स, ठीक है। अब वो लोग अपना अपना ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता है तो क्या करने का, मान लिया जाएगा उनकी हाँ है। एक बार क्रेडिटर से पक्के से पूछा जाता है, और अगर उनसे कंफर्मेशन मिल जाता है तो फाइनली क्या कर दिया जाता है, ऑर्डर पास कर दिया जाता है कि शेयर कैपिटल रिड्यूस करो। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। अब इसी प्रोसेस को खींच रहे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो भैया आरओसी को तुरंत बता दो कि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, कौन से फॉर्म से, एमजीटी 14। फिर उन्होंने कहा कि भैया एनसीएलटी से भी कंफर्मेशन लेना है, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय दी ट्रिब्यूनल। इन्होंने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन पहले पास करो, फिर एनसीएलटी के पास जाओ, ठीक है। अब जब एनसीएलटी के पास जाएंगे तो इन्होंने यहाँ पे बताया मेथड। अब जो मैंने कहा था ना सेकंड और फोर्थ पॉइंट समझेंगे डिटेल में, यहाँ वो समझने वाली बात आ गई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आ जाओ समझेंगे। हम अपने शेयर कैपिटल को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। पनस उसको बुला के लेकर आते, चलो। हाँ, तो मेथड पढ़ रहे किसके, शेयर कैपिटल का रिड्यूस करने की। अब हमने कहा या तो पैसा बहुत ज्यादा है, रीजन क्या क्या पढ़े थे, या तो पैसा बहुत ज्यादा है, लॉस है, या फिर फेयर पोजीशन दिखानी है, ठीक है, सरप्लस मतलब वही पैसा ज्यादा, ठीक है। एक और पॉइंट रह गया, कौन सा पॉइंट रह गया, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। मतलब क्या बताया कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का, चलिए अब मेथड समझेंगे। हमने 100 रुपए के शेयर, हमारे शेयर कितने थे, 100 रुपए के, कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक बार में पैसे नहीं मंगवाते, कैसे मंगवाया, एप्लीकेशन। दूसरा क्या होता है, अलॉटमेंट। तीसरा क्या है, फर्स्ट कॉल, देन फाइनल कॉल, यही होता है तरीका। हमने एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, अलॉटमेंट का ले लिया, फर्स्ट कॉल का ले लिया। हमें लगा कि भाई इतने पैसे से हमारा काम चल गया, हमने जो प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन ले रखा था उस हिसाब से हमारे इतने पैसे में काम चल गया, तो हमने ये पैसा मंगवाया ही नहीं, मांगा ही नहीं। 100 रुपए का शेयर, हमने कहा कि ठीक है 100 रुपए का शेयर आज से क्या हो गया, 75 रुपीज का हो गया, मतलब पैसा मंगवाया ही नहीं। पहले हमारी बैलेंस शीट में क्या दिख रहा होगा, बैलेंस शीट में क्या दिख रहा होगा, 100 रुपए के हिसाब से दिख रहा होगा। अब हमने 75 रुपीज आपसे ले लिए, 75 रुपीज आपसे ले लिए, 25 रुपए हमने मंगवाए ही नहीं क्योंकि हमें जरूरत पड़ी ही नहीं, तो हमने कहा कि भैया अब मंगवाएंगे भी नहीं। आपकी लाइबिलिटी 100 रुपए से अब हमने बस 75 कर दी, आज से आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट है वो कितने का है, 75 का। तो हमने क्या किया, अपने शेयर कैपिटल को क्या किया, रिड्यूस किया। इसको चलो लैंग्वेज में समझते हैं, एक्सटिंग्विश किया, या फिर हमने अपनी रिड्यूस करी लाइबिलिटी को, एनी ऑफ इट शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, क्या लिखा है, नॉट पेड अप। इसके ऊपर लिखो कि भैया पेड अप क्यों नहीं हुआ, अनपेड क्यों है, क्योंकि भैया मंगवाया ही नहीं, अनकॉल्ड है, अनकॉल्ड है तो भैया नॉट पेड अप। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दे रखा है कि भैया 100 रुपए का शेयर था, 65 पे कर दिए गए हैं, तो 65 को भी फुल्ली पेड अप शेयर बोल दिया, बाकी हमने मंगवाया ही नहीं। 35 रुपीज मंगवाए नहीं, और आज से 100 रुपए का शेयर 100 रुपए का नहीं है, कितने का हो चुका है, 65 रुपीज का हो चुका है। पहला तरीका समझ में आया। हम क्या सीख रहे हैं मुझे ये बताओ,
शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना। तो शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के तीन तरीके। कितने तरीके? तीन तरीके। पहला, जितने शेयर की वैल्यू थी, जरूरत नहीं तो मंगवाओ ही नहीं, और जितना आपने ले रखा है उसी को फुल्ली पेड अप घोषित कर दो भाई। क्लैरिटी है? पक्का? अगर पहला क्लियर हो गया तो दूसरे में जाऊं? हाँ बेटा बोल। हाँ, फिर से समझा दो, ठीक है। हाँ, हम इसको क्या कर रहे हैं, देखो होता है क्या है, फेस वैल्यू तो हमेशा कम ही रहती है, कंपनी अक्सर प्रीमियम में पे करती है वगैरह, ठीक है। तो मैं मान के चलूँ प्रीमियम को जो अमाउंट पहले लिया था उसे हम वापस कर रहे हैं, ठीक है। वापस भी क्या, लिया ही नहीं, तुमसे मांगा ही नहीं है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या हो सकती है, मांग लिया, कंपनी की इतनी लंबी प्रोसेस जो दिख रही है ना, अक्सर हमेशा इतनी लंबी प्रोसेस होती नहीं है। आज की डेट में बोलूं तो भैया पूरा 100 रुपए एक बार में मंगवा लिया जाता है। 90% केसेस में आज के टाइम पे जितने इशू आते हैं ना, पूरा पैसा एक बार में मंगवा लिया जाता है। ये प्रोसेस अगर कभी कभार किसने फॉलो कर ली तो कर ली, लेकिन अब बचपन से तुम लोग 11th 12th से पढ़ रहे हो कि अच्छा ये प्रोसेस होती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा होता नहीं है। इट इज जस्ट लाइक का कि फिजिकल सर्टिफिकेट अब होते ही नहीं है, सब क्या होते हैं, 100% ऑनलाइन होते हैं। अब किसी ने अगर फिजिकल सर्टिफिकेट मांग लिया तो रहेंगे। तो लॉ में इसलिए दोनों बातें लिखी रहती है कि भैया फिजिकल भी लिखा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक भी। ऐसे ही प्रोसेस भी लिखी रहती है कि स्टेप बाय मांगा जाएगा या फिर पूरे। अभी अज्यूम करो, बता रही है ना, अभी अज्यूम करो 100 रुपए एक बार में मंगवा लिया, लेकिन जब 100 रुपए एक बार में मंगा लिए तो हमें लगा कि भाई हमारा तो क्या हो रहा है, 65 एग्जाम्पल ले लेती हूँ क्योंकि आपकी बुक में ये है, 65 रुपीज में हमारा काम बन गया। तो मैंने क्या किया, पैसे रिटर्न कर दिए, मैंने पे ऑफ किया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने अभी आपको दो सिचुएशन बताई। पहली सिचुएशन क्या, हमने आपसे स्टेप बाय स्टेप मांगा, लास्ट वाला जब मांगने की बारी आई तो हमें लगा कि हमें जरूरत ही नहीं है, तो हमने मंगवाया ही नहीं, अनकॉल्ड है। अनकॉल्ड है और क्या है, अनपेड है। बात समझ में आ रही है? दूसरी सिचुएशन क्या बोल रहा है, हमने पूरा एक बार में मंगवा लिया, फिर जब हम यूज करने लगे तो यूज करते वक्त हमें पता चला कि भाई 65 रुपीज से क्या हो गया, हमारा काम चल गया। तो हमने क्या किया, वापस से लौटाए हैं, रिटर्न किए। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के तीन मेथड। पहला क्या है, मंगवाया ही नहीं, और दूसरा क्या बोला मैंने, पूरा मंगवा लिया था और मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये दो मेथड समझ में आई क्या? अब तीसरी मेथड क्या है, पहला रीड कर लिया, क्लैरिटी है पहले में। तीसरा वाला ये है, पहले सॉरी, जो मैंने दूसरी सिचुएशन बताई वो ये है, पे ऑफ, रीड करो, पे ऑफ एनी पेड शेयर कैपिटल विच इज एक्सेस वांट ऑफ द कंपनी, जितना चाहिए था उससे ज्यादा होने लगा, ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। एग्जांपल ये कि 100 रुपए का फुल्ली पेड अप शेयर था, ठीक है, फेस वैल्यू उन्होंने क्या बोल दी, 75 ऑफ ईच, उन्होंने वापस क्या किया है, पेइंग बैक 25 रुपए। समझ में आया? इनकी फेस वैल्यू थी, इनकी 100 थी, ठीक है, वो उन्होंने कर दिया कि भैया 100 की जगह हमने इसे 75 ही कंसीडर कर दिया। क्लैरिटी है? दो सिचुएशन, पूरा पैसा मंगवा लिया तो रिटर्न करेंगे, स्टेप वाइज मंगवाया था तो लास्ट वाली स्टेप हमने मांगा ही नहीं। करेक्ट? दो हो गई है। आ जाऊं, चलिए, ये समझने वाली चीज है, ये वही समझाएगा जो ऊपर हमने नीड पड़ी थी। कैंसिल कर रहे हैं आपका पेड अप शेयर। अब हम बैलेंस शीट जानते हैं, चलो बैलेंस शीट बनाए। एक तरफ क्या होती है, लाइबिलिटी, एक तरफ क्या होता है, एसेट। ऐसा ही होता है, पक्का? शेयर कैपिटल लिखा है यहाँ पर, शेयर कैपिटल लिखा है, ठीक है। अब शेयर कैपिटल मान लो 2 लाख इशू करे, कितने किए, 2 लाख। एसेट्स भी उस टाइम पे कितने के थे, 2 लाख के थे। बैलेंस शीट क्यों बोलते, क्योंकि बैलेंस होता है, ठीक है। अब ऐसे कुछ एसेट्स खरीदे, कुछ ऐसे एसेट्स खरीदे जिसमें क्या हो गया, लॉस हो गया, एसेट की वैल्यू क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। तो इन्होंने कहा कि भैया एसेट्स अब इतने बचे ही नहीं है, एसेट अब कितने के बचे हैं, 1.5 भी नहीं, चलो 1 लाख कर देते, कितने के बचे भाई, 1 लाख के। हाँ होता है, हमको फिक्स एसेट तो फिर भी मैं कह रही हूँ, प्रॉपर्टी में अगर पैसा लगाए तो वो तो फिर भी बढ़ते रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं रिवैल्यूशन मत करना मत करना, बढ़ते तो रह रहे, क्योंकि रिवैल्यूशन करेंगे तो यहाँ अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बुक वैल्यू इनकी क्या थी भैया, 2 लाख, अब क्या हो गया, वैल्यू कम हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है, वैल्यू जीरो होती जा रही है। तो भाई अब क्या होगा, आपका जो शेयर कैपिटल है, आप सब शेयर होल्डर हो, आपके पास कितने के शेयर रखे हुए, 2 लाख के शेयर रखे हुए, कितने के शेयर रखे हुए, 2 लाख के शेयर रखे हुए। बच्चों लॉस हो गया, एसेट की वैल्यू धीरे 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 क्या हो गई, कम हो गई। अगर एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो गई तो भैया एसेट ही 1 लाख के बचे हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया ये लोगों को गलत पिक्चर नहीं दे रही है, एसेट कितने के बचे, 1 लाख, और शेयर होल्डर ने कितना होल्ड करके रखा है, 2 लाख। हमें इन 2 लाख को भी क्या करना है,
1 लाख में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब जो लॉस है उसे शो करना पड़ेगा, फेयर बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी। जब हम यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ना कि भैया शेयर कैपिटल क्यों रिड्यूस करते हैं, आ जाओ, एलिमिनेटिंग लॉस, जो लॉस है उसको एलिमिनेट करने के लिए दिख रहा है कि भैया लॉस है और वो सही बैलेंस नहीं दिख रहा है। When a company making loss, financial position does not present the true or fair view. अभी मैंने आपको दिखाया, दिख रहा है एसेट कितने के, 1 लाख के, और शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है, 2 लाख के। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करने के लिए शेयर कैपिटल को भी 1 लाख में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जो आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा उसका क्या, हाँ बच्चा आपका लॉस है, वो 50 की वैल्यू एग्जिस्ट करते। 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए का शेयर आज की डेट में क्या हो चुका है, 50। भाई कंपनी का जो शेयर है इज अबाउट सट्टा, मार्केट अप डाउन होते रहते हैं। 100 रुपए की चीज की आज की वैल्यू नहीं है, 50 हो चुकी है। तो आपको सही शो करने के लिए इन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, पेड अप, जो पैसे दे चुके 100 रुपए तुम पूरे के पूरे, उसे क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, विच इज लॉस, या फिर क्या लिखा है, अनरिप्रेजेंटेड बाय द अवेलेबल एसेट्स। एग्जाम्पल, फेस वैल्यू कितनी है, 100, आपने पूरा 100 रुपए मुझे पे किया था, लेकिन आज की डेट में एसेट कितने के बचते हैं, पूरे 100 रुपए के एसेट्स नहीं बचे, बचे ही 65 के हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया 35 को हम राइट ऑफ करके, है ना, यहाँ पर पूरा का पूरा बैलेंस दिखाएंगे। तो क्या 3 तरीके समझ में आए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है तो 3 तरीके, पहला तरीका क्या, पहला तरीका क्या, अनकॉल्ड, मंगवाओ ही नहीं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, पे ऑफ, पूरे मंगवा लिए तो रिटर्न कर दो। तीसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, कैंसिल कर दो, किसको, जो एसेट आपके लॉस वाले। क्लैरिटी है, पक्का। वापस कर देंगे, नहीं, अगर आपने उसे फुल्ली पेड घोषित कर दिया है तो अब आप नहीं मंगवा सकते, इसलिए सारी चीजें सोच समझ के ही करवाओ। अगर पैसे की जरूरत है तो फिर से इश्यू लेकर आओ, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जितना होगा उस हिसाब से हमें देना पड़ेगा। जरूरत नहीं है ना तो अननेसेसरी लाइबिलिटी भी मत लो, लाइबिलिटी इन द सेंस मत लो, क्योंकि जितना लोगे उतना देना भी तो पड़ता है, इस कारण से वो रखना चाह रही। हाँ, क्लैरिटी है बच्चों। चलिए अब मुझे बताओ, पहला हमने क्या पढ़ा, एसआर पास करना, दूसरा बोला एसआर के एमजीटी 14, नेक्स्ट क्या लिखा है, एनसीएलटी को क्या करो, कंफर्म करो। इन्होंने कहा कि भैया इन तीनों में से जो मेथड आपको यूज करना है करो। अब एनसीएलटी के पास जब आप जाते हो तो एनसीएलटी क्या करती है, फर्दर नोटिस एनसीएलटी देती है इन 4 लोग को, कौन, सीजी, देन क्रेडिटर, आरओसी, अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी, ठीक है। अब इनसे क्या बोला जाता है कि प्रेजेंटेशन दो, या फिर मैं दूसरे भाषा में बोलूं रिप्रेजेंटेशन, या फिर और सिंपल भाषा में कि भैया ऑब्जेक्शन रेज करो। सीजी, रजिस्ट्रार, सेबी, क्रेडिटर को 3 महीने का समय दिया ऑब्जेक्शन रेज करने का। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया तो मान लिया जाएगा इनको रिडक्शन को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। क्लैरिटी है, अभी बॉक्स थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। क्लेम ऑफ एवरी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी मस्ट बी डिस्चार्ज। एनसीएलटी ऑर्डर पास करने से पहले एक बार क्या करेगी, क्रेडिटर की लाइबिलिटीज देखेंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एनसीएलटी में इफ इट सेटिस्फाइड दैट, किस चीज से सेटिस्फाइड, डेट क्लेम ऑफ एवरी क्रेडिटर क्या हो चुका है, या तो डिस्चार्ज, याद करना, या तो क्या हो चुका है डिस्चार्ज, या तो क्या हो चुका है डिटरमाइन हो चुका है कि भैया सिक्योर्ड है, या तो पूरी लाइबिलिटी पे कर चुके हम क्रेडिटर की, दूसरा लाइबिलिटी पे नहीं करिए लेकिन वो सिक्योर है, तीसरा उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हिज कंसर्न इज ऑब्टेन। 3 चीजें, या तो उसका पूरा क्रेडिट पे कर दिया, या तो क्रेडिट को क्या करके रखा है, सिक्योर करके रखा है, तीसरी चीज क्या है, ना सिक्योर किया ना पे किया, लेकिन उनसे कंसर्न ले लिया नॉन ऑब्जेक्शन का कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें भरोसा है कंपनी में, उन्होंने कहा हाँ हमें भरोसा है, तो अगर भरोसा है तो चलो कंटिन्यू करते। 3 चीजें वापस, पहला डिस्चार्ज, दूसरा सिक्योर्ड, नेक्स्ट वापस तुम हो मेरे क्रेडिटर्स। सिंपल भाषा है बच्चा, क्रेडिटर से पूछा जा रहा है, कौन पूछ रहा है, एनसीएलटी पूछ रहा है। एनसीएलटी बोल रहा है भैया इनकी रिक्वेस्ट आई है शेयर कैपिटल रिड्यूस करने की, आपको कोई आपत्ति, कुछ लोगों ने बोला हमें हमारा पैसा दो, दिलवा दिया कंपनी से, कुछ ने बोला पैसा मत दो, 2 साल बाद देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें इंटरेस्ट कमाना है, बस हमें क्या कर दो, सिक्योर्ड कर दो, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दो। तीसरी चीज, इन्होंने कहा हमें कंपनी में बहुत भरोसा है,
हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल बाद भी दो, अनसिक्योर्ड भी रहेंगे तो भी चल जाएगा। तो तीनों में से जैसी जो कंडीशन है एनसीएलटी सबसे एक बार बात करेगा और बात करने के बाद या तो हाँ या तो ना बोलेगा। बात समझ में आई? तो डिस्चार्ज करना मतलब पे करना, क्रेडिटर का पैसा पे करना। डिस्चार्ज करना मतलब सो रहे हो बच्चों या समझ नहीं आ रहा है? वापस वापस पढ़ क्या रहे हैं? शेयर कैपिटल रिड्यूस करना। एनसीएलटी पूछ रहा है क्रेडिटर से, क्रेडिटर से पूछ रहा है तुम्हें कोई दिक्कत, तो कुछ लोगों ने क्या बोला? कोई दिक्कत नहीं। कुछ ने बोला सिक्योर्ड, कुछ ने बोला डिस्चार्ज। तो पहला टर्म डिस्चार्ज बोलो, दूसरा बोलो सिक्योर्ड, और तीसरा बोलो ऑब्टेन कंसर्न। याद रहेगा? उनसे बात करने के बाद जैसा एनसीएलटी को लगेगा वैसा डिसीजन ले लेगा। क्लैरिटी है? आ रही हूँ मैं वापस तुम लोग के पास, ठीक है? हाँ जी। स्पेशल, इन्होंने कहा शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? अब जैसे शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करने के कितने तरीके हैं? 3, ठीक है? इन 3 तरीकों में से चलो सबसे पेइंग ऑफ वाला, हमने 100 रुपए लिए, ठीक है? प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लग रहा, क्या आपकी कोई और दूसरी लाइबिलिटी नहीं है क्या? क्रेडिटर की है, क्रेडिटर को पे कर दो भाई। या फिर क्रेडिटर की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरा पैसा मिलता जा रहा है और आगे भी मिलता जाएगा, भरोसा, ट्रस्ट। सेम, मंगवाए नहीं, वो कह रहे प्रोजेक्ट में यूज नहीं हो रहा, तुम्हारी दूसरी लाइबिलिटी भी तो है। आप जो पैसा ले रहे हो तो भाई इस पैसे से आप प्रोजेक्ट में भी लगाओ और कंपनी के और भी दूसरे काम करोगे ना, और दूसरे जनरल काम भी करोगे। वो जनरल काम में क्या जाते हैं? ये सारी इधर उधर की बातें। मतलब कंपनी क्या कह रही है, हमें पैसे की जरूरत ही नहीं है। क्रेडिटर वहां पे घूर घूर के देख रहा है, मुझे मेरा पैसा नहीं दिया है और बोल रहा है मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है? क्रेडिटर ऑब्जेक्शन रेज पहली और कौन सी वाली में? पेइंग ऑफ में ही करेगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो आपको पैसे की जरूरत नहीं है। जो मैंने कैंसिल वाला बताया वो तो भैया उसकी मजबूरी है कि फाइनेंशियल पोजीशन सही दिखानी है। अदरवाइज जब वो कह रहा है पैसा की जरूरत नहीं है, तब क्रेडिटर को तो दिक्कत होनी ही चाहिए उनकी। लेकिन क्रेडिटर जो रहेगा उसने लोन दिया, वो कंपनी की तरफ से देखेगा कि अपना हित देखेगा? अपना। तो इसीलिए उससे पूछा जा रहा है कि भैया तू अपना हित देख, कंपनी तो अपना हित नहीं देख रही है ना? वो तुम्हारा तो देखेगी नहीं। तो इसलिए क्रेडिटर तुमसे अलग से पूछा जा रहा है। तुमने नोटिस किया होगा ऊपर क्या हुआ? एनसीएलटी के पास गए, एनसीएलटी ने इन 4 लोगों से पूछा, ठीक है? उन 4 लोगों में से सबसे ज्यादा पकड़ा किसको गया? क्रेडिटर। बाकी सब तो अथॉरिटी थी। सीजी क्या है? अथॉरिटी। वो जनता को देख रही है, उनका कुछ लॉस नहीं हो रहा है। आरओसी वो बस अपने रिकॉर्ड देख रही, उनका कुछ लॉस नहीं है। सेबी कुछ नहीं। मेन कौन है? क्रेडिटर। तो इसलिए क्रेडिटर को पकड़ो, उनका ही पैसा डूबने वाला है जब कंपनी बोलेगी कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है। उनसे पूछो तुम्हारा फंसा तो नहीं है पैसा? इसीलिए क्रेडिटर का रोल मेन आ जाता है। क्लियर है? चलो, अब इन्होंने बोला भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जहां आ जाएगा पकड़ो सीए को। साफ इन्होंने बोला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कंपनी मस्ट बी कंप्लायंट। एनसीएलटी हाँ तब तक नहीं बोलेगी क्योंकि रिडक्शन करना, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना एक क्या है? अकाउंट्स का पार्ट है। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अभी जो 100 रुपए सब हमने पढ़ा, तो प्लीज आपने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होती है वो फॉलो कर रखी है, वो फॉलो कर रखी है, तभी तभी कंफर्म करेगा एनसीएलटी, अदरवाइज कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। क्लैरिटी है? नेक्स्ट क्या बोलता है? फाइल दी सर्टिफिकेट बाय द कंपनीज ऑडिटर। ये कंपनीज का ऑडिटर कौन है भैया? प्रैक्टिसिंग सीए आ जाता है। वो कहेगा कि हाँ हाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रखी है हमने, कंफर्मेशन। 7 पॉइंट बोल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। 8 पॉइंट बोलता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर है तो इसकी फाइलिंग कर दो कि एज पर रूल्स रेगुलेशन है, और इसकी फाइलिंग करने के लिए हमें कौन चाहिए? सीए चाहिए। सीए का सर्टिफिकेशन चाहिए कि हाँ वो चिट्ठा दे दे लिखकर कि इन्होंने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रखे। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया, कौन सा ऑर्डर पास कर दिया? कर सकते हो, शेयर कैपिटल रिड्यूस कर सकते हो, तो भाई इसको पब्लिश करेंगे। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो सबको, हल्ला मचा दो कि तुम्हारा शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, एनसीएलटी ने हाँ बोल दिया। और रजिस्ट्रार को बताओ, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास पुराना वाला डेटा था, उनकी बैलेंस शीट के हिसाब से भैया रजिस्ट्रार के पास क्या रिकॉर्ड था? 2 लाख। अब कितना हो चुका है रिड्यूस होकर? 1 लाख। तो ये जो ऑर्डर की कॉपी है रजिस्ट्रार को बता दो कि एनसीएलटी ने हमें हाँ बोल दिया है, अब हम ये काम कर रहे हैं। क्लैरिटी है? पूरी डिटेल बताओगे?
अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर, अमाउंट ऑफ ईच, अमाउंट ऑफ एनी पेड अप टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, ये सारी डिटेल बताओगे। क्लैरिटी है बच्चों? पक्का? मेन प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। प्रोसेस क्या था? शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के लिए एसआर पास करो, एनसीएलटी के पास कंफर्मेशन के लिए जाओ, एनसीएलटी बाकी 4 लोगों से पूछेगा, जिसमें से क्रेडिटर को पकड़ लेगा अच्छे से, बोलेगा भैया तुम तो अच्छे से बताओ कि तुम्हें पैसा डिस्चार्ज हो चुका है, सिक्योर्ड हो चुका है, या फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कंसर्न ले लो। अगर ये सारी चीजों में से कुछ भी होता है, ठीक है, तो रोक लिया जाएगा, हेयरिंग होगी, उसके बाद ये ऑर्डर पास होगा। फिर फाइनली एक बार जैसे ऑर्डर पास होता है, पब्लिश करो, आरओसी को इन्फॉर्म करो, यहाँ पे आप शेयर कैपिटल रिड्यूस कर सकते हो। बीच में हमने ऑडिटर को भी पकड़ा था, कौन था वो भैया? सीए था, वो सर्टिफाई करके दे दे, अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर इन्होंने फॉलो कर रखी है, ठीक है। चलिए यहाँ प्रोसेस खत्म। अब छोटी मोटी बातें, नो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, ये वही वाली बात जो शर्ली ने अभी पूछा था कि एक बार अगर 100 रुपए का शेयर इन्होंने 65 कर दिया, क्या बाद में मांग सकते हैं? क्या बाद में मांग सकते हैं उनसे? नहीं। आपने कहा पहले 100 रुपए का शेयर फुल्ली पेड अप था, हमने आपके पैसे रिटर्न कर दिए और इसको कितना कर दिया है? 65, तो 65 ही क्या हो जाता है? फुल्ली पेड अप। अब मेंबर की बाद में कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। नॉट लाइबल टू एनी कॉल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन डीम टू बी हैव बीन पेड। क्लैरिटी है? और इसमें केस बना के भेज दिया जाएगा। समझ में आया? तो क्या लाइबिलिटी बनेगी बाद में? बाद में क्या कंपनी मांग सकती है? नहीं, मांग ही नहीं सकती। इसमें अगर केस फॉर्म आ जाता है कि कंपनी ने ऐसा ऐसा किया, रिटर्न किया, फिर वो बाद में मांग रही है, फिर बोला जाएगा कि भैया था तो कंपनी का ही 100 रुपए, तो मांग तो सकती है। तो एज अ सीएस आप सजेस्ट करो, मांग सकती कि नहीं मांग सकती? नहीं मांग सकती। अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं उनकी, क्योंकि कंपनी ने ही बोल दिया यही आज से क्या है, फुल्ली पेड अप है। 447 हमेशा याद रखना, ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है। इस पनिशमेंट में आपको जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकता है, 10 साल। एनी ऑफिसर, एनी ऑफिसर, इवन सीएसवी, एनी ऑफिसर, ऑफिसर की डेफिनेशन में सीएसवी आता है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था, केएमपी भी आता है, ठीक है। नोइंगली क्या किया है? कंसील बोले तो छुपाया है, जानबूझकर छुपाया। जब हम क्रेडिटर से पूछ रहे थे ना, तो क्रेडिटर की लिस्ट मांगी गई थी, मैं एनसीएलटी तुमसे क्रेडिटर की लिस्ट मांगती, तुम लोगों ने 10 के नाम छुपा लिए कि भाई इनको दिए नहीं है, ये हल्ला मचाएंगे, उनको कैसे भी आपने, है ना, आने नहीं दिया सामने। अगर जानबूझकर अगर उस ऑफिसर ने ऐसा किया है, नोइंगली क्या क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन, नेचर एंड अमाउंट, अमाउंट में कुछ गड़बड़ियां कर रखी है, तो सीधी सी बात है, या फिर अबेट किया मतलब एनकरेज करना, किसे एनकरेज करना? इसी कंसील को एनकरेज करना। आपने नहीं छुपाया, छुपाया किसी और ने, लेकिन आपने ये काम होने दिया, आपकी नजरों के सामने ये सब हो रहा था, आप एनकरेज कर रहे थे कि आप करो, दूसरों के कंधे पे आपने क्या कर रहा है, रखकर, है ना, तो गोली चलाई है आपने। तो इन शॉर्ट इन्होंने कहा कि भैया वो सारे ऑफिसर लाइबल हो जाएंगे 447 के अकॉर्डिंग, और 447 बोलता है जेल की सजा भी मिलेगी 10 साल तक। क्लैरिटी है? आपने अबेट किया, किसी और को उकसाया, आपको मालूम था आप करोगे तो फंस जाओगे, तो मैंने कहा कि भैया मैं इसके थ्रू करवाती हूँ। सामने वाला भी फंसा क्योंकि उसने किया, लेकिन इसको भड़काने वाला, इसको एनकरेज करने वाला वो ऑफिसर भी गया, मतलब सीएस ने किया ये काम क्योंकि डायरेक्टर ने बोला था, तो सीएस भी फंसा और डायरेक्टर भी फंसा। तो लास्ट वाला पॉइंट डायरेक्टर की बात करें, क्योंकि उसने एनकरेज किया, उसने बोला ये काम करो। वेरी गुड, इसको हम पुलिस को सामने लेकर आएंगे, इन्वेस्टिगेशन सीआईडी वीआईडी सब लगेगी, है ना। और आप एक सॉरी सीआईडी, हाँ, इसके लिए आप एक पढ़ोगे कंसेप्ट, आपके जिगल में इंडियन एविडेंस एक्ट इसी सिलेबस में है क्या? उस एविडेंसेस में, है ना, आपको वो प्रूफ दिखाने होते हैं, और जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको यही पता चलेगा कि यार प्रूफ करने में तो हालत खराब होती है। तभी तो जितने बेकसूर लोग रहते हैं, इनोसेंट लोग रहते हैं, वो जेल के पीछे रहते हैं, क्यों? क्योंकि प्रूफ नहीं है ना। तो अगर प्रूफ है कि भैया डायरेक्टर ने उकसाया तुम्हें, तो तुमने ये किया, तो डायरेक्टर भी फंसेगा। मतलब कि बता रही ना मैं प्रूफ, जैसा कि डायरेक्टर ने मैसेज किया कि यार ये वाला काम कर लेना, उस मैसेज को सेव करके रखने का, मेल किया, नहीं दिखा सकते, फंस गए तुम अकेले। बिल्कुल। शांत रहो। कर सकते हो और तुम फंस सकते हो। समझ में आए? बीइंग अ सीएस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी चीज लेना बोला रिटर्न में दो, नहीं तो हम नहीं करते वो काम। सीएस को यही करना है। तुम अब पूरा पास उठा के देखो, जितने प्रोफेशनल्स होते हैं वो बहुत कम फंसते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लॉ पता है ना, रिटर्न में लेना है,
तुम अभी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते काम करते करते समझ जाओगे कि भैया सारी चीजें रिटर्न में, क्योंकि प्रूफ करने में तो हालत खराब होती है। क्यों लॉयर नहीं फंसते, क्यों प्रोफेशनल नहीं फंसते? मालूम है, कुछ ऐसी चीजें जो करवानी हो वो तुम ओरल में करो, ताकि तुम्हारे लिए कोई सबूत ना रहे, और जिसके लिए तुम्हें सबूत लेना वो रिटर्न में करवाओ। हम्म, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए प्रोफेशनल जिनको लॉ का नॉलेज है ना वो नहीं फंसता। जो फंसा है या तो लॉ का नॉलेज नहीं है, या तो अब उसे छुपाया नहीं जा सकता, पब्लिकली डिस्क्लोज हो गया। आज की डेट में क्यों बड़े बड़े केसेस दिख जा रहे हैं? क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जा रही है। इससे पहले बड़े लोग कभी जेल के पीछे जाते थे क्या? नहीं। अब भैया सोशल मीडिया आ चुकी है, कहीं से भी वीडियो बन गई है, ये हो गया वो हो गया, तो अब फॉर्मेलिटी के लिए 2-4 दिन के लिए तो जेल में भेजना ही पड़ता है। 2-4 दिन के लिए, भले उसके बाद में निकल जाए पैसा खिला के। तो क्यों? अगर प्रूफ नहीं तो वो करना पड़ता है। ठीक है, हाँ हाँ, चलो क्लैरिटी है बच्चों। सेकंड वाला पॉइंट वापस। हाँ, प्रूफ रिटर्न में किया जा सकता है बच्चों, सच में बोल रही हूँ। फटाफट कुछ केसेस है यहाँ, केसेस दिख रहे हैं सबका एक ही कंक्लूजन। अभी कंसेप्ट क्या पड़ा बस मुझे बताओ। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, मतलब रिडीम करना मतलब क्या? रिपेमेंट किया। तो रिपेमेंट करना मतलब क्या? शेयर कैपिटल रिड्यूस होना। नेक्स्ट, कोर्ट विल नॉट withhold sanction for the share capital reduction if non promoter shareholder are paid। क्या लिखा है? fairly and majority approve the resolution। हम गए किसके पास गए? देखो, पुराने जमाने में कोर्ट हुआ करता था, हाई कोर्ट हुआ करता था। आज के जमाने में कौन आ चुका है? एनसीएलटी। तो पुराने जमाने का केस है तो कोर्ट ही बोला जाएगा। कोर्ट मना नहीं करेगा, सैंक्शन करने से ना नहीं बोलेगा। अगर नॉन प्रमोटर शेयर को हमने अच्छा पैसा दिया है, सही पैसा दे रहे हैं, और मेजोरिटी के सारे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, आप वैलिड ग्राउंड लेकर आओ। ग्राउंड वैलिड लेके आओगे तो एनसीएलटी ना बोलेगा हम सुनेंगे, कोर्ट ना बोलेगा हम सुनेंगे। लेकिन 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 एक बार तुमने हाँ बोल दिया और एनसीएलटी के पास वैलिड ग्राउंड नहीं है, तो यस, एनसीएलटी मना नहीं कर सकता रिड्यूस करने से, उसको हाँ बोलना ही पड़ेगा। सही ग्राउंड लेकर आओगे तो यस, एनसीएलटी मना कर सकता है कि कुछ गलत हो रहा है माइनॉरिटी के साथ, वट जो भी सिचुएशन। क्लियर है? नेक्स्ट, कंपनी कैन रिड्यूस इट शेयर कैपिटल विद अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अभी हमने पढ़ा पहले क्या करना पड़ता है? एसआर पास करो। प्रोसेस याद रखना एकदम क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, सबसे पूछा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, क्रेडिटर की लिस्ट जानबूझ के हमने फेक बनाई तो गलत है ना। प्रोसेस अगर सही नहीं, पनस बेटा छोड़ दे फोन। अप्रूव बाय द मेजॉरिटी ऑफ द शोल्डर। थर्ड केस क्या बोल रहा है? प्रोसेस अगर फेयर है, एसआर पास हो रखा है तो अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन एसआर पास हो गया और प्रोसेस फेयर नहीं है तो भाई दिक्कत है ना, शेयर कैपिटल रिड्यूस हम होने नहीं देंगे। नेक्स्ट, नीड टू रिड्यूस कैपिटल में रेस, क्या लिखा है? अगर कुछ लॉसेस होते हैं, हेवी एक्सपेंसेस होते हैं, कोई भी डाउटफुल एसेट वैल्यू एडजस्ट किए जाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन दी कैपिटल एंड एसेट, ये भी हमने पढ़ा। याद करो, हमारे जो 2 लाख के शेयर एसेट थे जो, वो क्या हो गए थे? वैल्यू कम हो गई थी 1 लाख, तो इन्होंने कहा उसको हम कर सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट, नो ऑब्जेक्शन वर रेज बाय द शोल्डर एंड ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर। स्टैट्यूटरी जो भी प्रोसीजर, शोल्डर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, हाँ बोल दिया। कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज कौन थी? वो 4 लोग, 4 नहीं 3 लोग। पहला कौन था? सीजी, आरओसी से भी, और क्रेडिटर्स भी अलग, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं दिखाई। ठीक है, तो कंपनी क्या कर सकती है? शेयर कैपिटल रिड्यूस। तो जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा उसका एक साथ कंक्लूजन ये है, अगर एसआर पास होता है, प्रोसेस एकदम फेयर होती है, तो एनसीएलटी हाँ ही बोल देगा। अगर प्रोसेस फेयर नहीं होती तो एनसीएलटी ना बोलेगा। अब प्रोसेस से मतलब क्या है? क्रेडिटर से अच्छे से पूछना, क्रेडिटर की या तो लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दो, या तो उसे सिक्योर कर दो, या तो उसकी कंसर्न ले लो। बात समझ में आई? अगर हमें बाद में पता चलता है कि भैया लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां थी, तो ये शेयर कैपिटल जो रिड्यूस हुआ था उसे वापस से आपको ठीक करना पड़ेगा, और साथ में पेनल्टी विलेंटी और ऑफिसर भी जाएगा, ऑफिसर सेक्शन 447 में फंसेगा। बात समझ में आई? पक्का? तो पूरे ये केसेस के कंक्लूजन है। सेकंड वाला केस समझा दूं वापस। पहला क्या बोल रहा है? पहला केस क्या बोल रहा है? कंसील करना मतलब जानते थे आप, नोइंगली, जानबूझकर आपने छुपाया 10 लोग का नाम। नेक्स्ट, आपने क्या किया? मिस रिप्रेजेंट किया, मतलब गलत बताया। क्या बताया? नेचर और अमाउंट। मैंने बोल दिया कि ये क्रेडिटर सिक्योर्ड है, जबकि वो सिक्योर्ड नहीं था। मैंने बोला इसका जो लोन बचा है ना, 10,000 ही बचा है, जबकि लाखों बचा था। तो पहला
नाम ही छुपा दिया जानबूझकर। दूसरा, अमाउंट कम दिखाया या फिर नेचर मैंने चेंज कर दिया, अनसिक्योर्ड को सिक्योर्ड दिखाया ताकि हल्ला ना मचे। एनसीएलटी क्योंकि सिक्योर्ड देखेगा तो टेंशन फ्री हो जाएगा, अनसिक्योर्ड देखेगा तो टेंशन हो जाएगी, इसलिए मैंने झूठ झूठ बोल दिया। तो अगर मैं ये गलत करता हुआ दिखता हूँ, और तीसरा पॉइंट क्या था, अबेट करना मतलब क्या, किसी और ऑफिसर से ये काम करवाया आपने कि वो ऑफिसर फंसेगा, अपन बच जाएंगे, तो वो अगर सबूत मिल गए तो वो भी फंसेगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड है, क्या शेयर कैपिटल रिड्यूस करना समझ में आया? अब हेडिंग देखो क्या लिखा है, डिमिनिशन मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, खत्म करना, कैंसिल करना। क्या कैंसिल कर रहे हैं भैया, शेयर कैपिटल। हम शेयर कैपिटल को खत्म कर रहे हैं, उसे हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना नहीं बोलेंगे। इन्होंने साफ बोला ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हम क्या करें, इसे कैंसिल करें। अब थोड़ी सी सिचुएशन समझो, इंपॉर्टेंट मार्क करो यहाँ। इन द फॉलोइंग केसेस शेयर कैपिटल डिमिनिश करना नॉट ट्रीटेड, यहां कुछ हम बोलेंगे कि यहां हम शेयर को कैंसिल करते हैं, ये शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं होता। क्या फोरफीट करना समझते हैं? फोरफीट करना क्या होता है, हम तुमसे पैसे मांग रहे तुम दे ही नहीं रहे हो, तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। समझो, यहां कुछ लिस्ट है, इन्हें हम शेयर कैपिटल को डिमिनिश करना बोलते हैं, कैंसिल करना बोलते हैं, रिड्यूस करना नहीं बोलते। तो प्लीज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया ऐसे कौन से शेयर्स होते हैं जिसमें आपका कैंसिलेशन तो होता है लेकिन उसे कंसीडर नहीं किया जाता कि वो शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं। पहला सिचुएशन क्या लिखा है, कैंसिल कर रहे हैं विच हैज नॉट बीन टेकन, या फिर दूसरी भाषा में इसे मैं बोल दूंगी अनसब्सक्राइब। चलिए, मैंने 10 लाख का इशू लेकर आई हूं, एग्जाम्पल समझना, कितने का इशू लेकर आई हूं, 90% सब्सक्राइब होने चाहिए, 9 लाख सब्सक्राइब हो गए, क्या मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, 90% सब्सक्राइब है। अब 90% सब्सक्राइब्ड हुआ और 9 लाख ही क्या हुए, पेड हुए, बोल सकती हूँ पेड अप, फुल्ली पेड अप। ठीक है, वापस 10 लाख का इशू लेके आई, 9 लाख लोग इंटरेस्ट दिखाते, 9 लाख लोग पैसे मुझे दे देते, लेकिन ये 1 लाख अननेसेसरी मेरी बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है कि भाई तुम 10 लाख का इशू लेके आए थे, क्या वो 1 लाख मुझे मिला? मतलब एक्चुअल में आए 9 लोग ही, 9 लाख का ही पैसा आया, तो जो पैसा मुझे मिला ही नहीं है उन शेयर्स को क्या दिखाओ, कैंसिल कर दो। एक्चुअल में रिड्यूस है नहीं, आपकी बैलेंस शीट में लिखा रहता है इतना इशूड है लेकिन सब्सक्राइब इतना हुआ। तो अब क्या करेंगे, इस 10 लाख को भी क्या कर देंगे, 9 लाख कर देंगे, 1 लाख को हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? इसे हम बोलेंगे शेयर कैपिटल को हमने कैंसिल किया, ये रिडक्शन नहीं है। दूसरा, हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर, पैसा लिया था अब रिडीम कर रहे, रीपेमेंट कर रहे, तो भाई ये तो हमें आज नहीं तो कल तो देना ही था, इक्विटी कभी नहीं देने की जरूरत होती, लेकिन प्रेफरेंस तो देना ही देना था, तो प्लीज ये भी कैंसिल होंगे, रिड्यूस नहीं होंगे। फोरफीट, फर्स्ट वाला पॉइंट रुक, पहले नीचे चले जाते फिर वापस आएंगे फर्स्ट में। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, फोरफीट कर लिया, मांगा 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 आपने नहीं दिया, हमने फोरफीट कर दिया, कैंसिल कर दिया, आगे चल के री इशू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बायबैक का कंसेप्ट तो समझ चुके हो, सेक्शन 68, हमने बायबैक कर दिया तो भैया ये भी रिड्यूस नहीं है, हमारा कैंसिलेशन मान जाएगा। हम पढ़ रहे क्या क्या कैंसिलेशन माने जाएंगे, रिडक्शन नहीं। पहला कैंसिलेशन क्या था, पहला कैंसिलेशन क्या है, हमने मांगे 10, इंटरेस्ट दिखाया 9 ने, ठीक है, तो भैया 1 लाख जो एक दिख रहा है वो तो फ्री का दिख रहा है, जो फ्री का दिख रहा है उसे बैलेंस शीट से हटा दो, कैंसिल कर दो। दूसरा क्या बोलता है, प्रेफरेंस को तो देना ही था, रिडीम हुआ। तीसरा, हमने आपसे पैसे मांगे, आपने नहीं दिया कॉल मनी, तो भैया हमने फोरफिट कर दिया, या फिर हमने क्या किया, आपका बायबैक। ठीक है, ऑप्शनल होता है। या फिर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आते हैं तो दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, मर्जर अमलगमेशन। कंपनी मर्जर अमलगमेशन कर रही है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस हुआ नहीं है। ट्रांसफरर वोडाफोन कंपनी के सारे शेयर होल्डर कहाँ आ चुके, आइडिया कंपनी में आ चुके। भाई तुम्हारा खत्म हो चुका है लेकिन तुम्हारे शेयर के बदले में दूसरा शेयर एक्सचेंज में मिल गया है ना, तो हम पुराने शेयर को कैंसिल करें, नहीं तो आ गए ना, तो ये भी रिडक्शन नहीं है, तो इन्हें रिडक्शन हम नहीं मानते। ठीक है, कितने केसेस में रिडक्शन नहीं मानते, 5। लास्ट से शुरुआत करेंगे, लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, मर्जर अमलगमेशन, लिखूंगे क्या, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, बायबैक। नेक्स्ट क्या बोलता है, फोरफेट। नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना। फर्स्ट वाला क्या बोलता है, जो पैसे आए नहीं वो जबरदस्ती बैलेंस शीट में जो दिख रहे हैं, जिन्हें हम अनसब्सक्राइब पोर्शन बोलते हैं, उन्हें कैंसिल करना। क्लियर है? हाँ, अब क्या करते हैं, ये बैलेंस होता है,
होता क्या है, इन्होंने कहा हम इसे रिडक्शन शेयर कैपिटल में नहीं लाएंगे क्योंकि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66 बोलता है और बायबैक की अपनी खुद की कंप्लीट एक प्रोसेस है। तो बायबैक को रिडक्शन ना बोलकर सेक्शन 68 में डाल दिया, तुम्हें रिडक्शन की प्रोसेस नहीं लगती। वापस हम पढ़ रहे, हम जो यहाँ पे 5 पॉइंट पढ़ रहे ना, इन 5 पॉइंट में हम इसे रिडक्शन नहीं मान रहे, इसका मतलब कि सेक्शन 66 नहीं लगेगा। रिडक्शन नहीं मान रहे इसका मतलब क्या, सेक्शन 66 नहीं लगेगा। ठीक है, तो बायबैक को हम रिडक्शन इसलिए नहीं मान रहे, सेक्शन 66 नहीं लगेगा क्योंकि इसका तो खुद का अपना एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कहाँ है। एक होता है जर्नल टर्म, रिड्यूस करना हर जगह आएगा, रिड्यूस होना मतलब कम होना कम होना कम होना। ठीक है, एक होता है रिडक्शन की डेफिनेशन, रिडक्शन की डेफिनेशन वो जनरल इंग्लिश वाला रिड्यूस यूज किया था, उसे रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं बोलेंगे। रिडक्शन ऑफ कैपिटल अलग है और रिड्यूस सिंगल बोला है तो वो एक इंग्लिश वर्ड की तरह यूज हो रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। यहां क्या बोलना चाह रहा है कि बायबैक का अपना खुद का एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कहां कवर होता है, अंडर सेक्शन 68। उसमें रिडक्शन ऑफ कैपिटल सेक्शन 66 एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ गई? पक्का? पनस का क्या डाउट था बच्चा? फर्स्ट वाला भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। मांगे मैंने 10 लाख, दिया आपने 9 लाख, मेरी बैलेंस शीट में इश्यूड 10 लाख दिख रहा है। ठीक है, फिर सब्सक्राइब्ड 9 लाख दिख रहा है, पेड 9 लाख दिख रहा है। जब अब इन्होंने कहा भैया सारी चीजें 9 लाख है तो ये 10 लाख क्यों दिख रहा है, उस 1 लाख को हटाओ और उसे भी क्या कर दो 9 लाख, तो जबरदस्ती बस दिख रहा है। हाँ, अनकॉल्ड नहीं, मांगा, नॉट पेड बोलेंगे इसे। रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। ऑथराइज्ड, रुको रुको रुको, ऑथराइज कितना होता है भाई? 1 करोड़। ऑथराइज कितना होता है? 1 करोड़। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इशूड, जरूरत मुझे कितने की थी? 10 लाख की। मांगे मैंने 10 लाख, लेकिन सब्सक्राइब्ड कितने हुए? इंटरेस्ट ही कितने लोग ने दिखाए? 9। पेड अप भी कितने हुए? जब इंटरेस्ट ही 9 लाख ने दिखाया तो पेड अप। तो इन्होंने कहा 90% क्राइटेरिया क्रॉस हो गया तो हम आगे बढ़ गए। लेकिन ये अननेसेसरी 10 लाख दिख रहा है क्योंकि अब कहानी हमारी 9 लाख की बन चुकी है, तो इन्होंने कहा जो जबरदस्ती का 1 लाख दिख रहा है ना उसे बस कैंसिल करें, इसलिए इसे अनसब्सक्राइब्ड वर्ड टर्म यूज किया जाता है। कुछ नहीं, बस कैंसिल दिख रहा है, जबरदस्ती का मांगा मांगा मांगा, इंसल्ट दिख रही है, मांगा मिले नहीं, है ना, तो बस इसको हटा दो कि मांगे ही 9 थे हमने, देखो पूरे 100% हो गया। ठीक है, तो बैलेंस शीट को बस क्लीन करो और कुछ नहीं। हम्म, नहीं नहीं नहीं, लॉ ने बोला है स्टार्टिंग में तो 90 देखना है, 90 हो गया, डिमिनिश कर सकते बाद में, वो भी बाद में कर रहे। ठीक है, पहले 90 का क्राइटेरिया, अगर पहले में ही 80 हुआ तो भैया आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो ना, 90 तो करना ही पड़ेगा, ये बात की कहानी है। ठीक है, और किसी का डाउट था क्या? नहीं, चलो क्लैरिटी है। अब पूरा कंक्लूजन ये बोला है, जितने भी हमने केसेस पढ़े, अगर ये सेक्शन 66 इसमें नहीं लग रहे, इसका मतलब उन्हें एनसीएलटी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बोलता है, एनसीएलटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऊपर हमने बोला ये शेयर कैपिटल का रिडक्शन नहीं है तो एनसीएलटी की भी परमिशन नहीं है। एग्जाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसे रिडक्शन बताओ, कंफ्यूज मत होना, ऐसे रिडक्शन बताओ जिसमें एनसीएलटी की परमिशन नहीं लगेगी। दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहे हैं? डिमिनिशिंग की बात कर रहे हैं, जो रिडक्शन नहीं माना जाता। ठीक है, एज वेल एज प्रोसीजर ऑफ द कैपिटल सेक्शन 66 नहीं लेगा, तो 66 की पूरी प्रोसेस लगेगी, एनसीएलटी की परमिशन नहीं लगेगी। क्लैरिटी है? पक्का? फिर से आगे कुछ केसेस, केसेस का कंक्लूजन। पहला केस का कंक्लूजन क्या बोलता है? कंपनी जो कंसेप्ट पढ़ते हैं ना उसी से रिलेटेड होते हैं सारे केसेस। कंपनी कैन रिड्यूस शेयर कैपिटल, कैसे? शेयर को क्या कर कर एक्सटिंग्विश। याद करो, हमने वो 3 मेथड पढ़ी थी, पहले केस में हम एक्सटिंग्विश कर रहे थे, खत्म कर रहे थे जो मंगवाया ही नहीं। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते, लेकिन प्लीज ध्यान रखना क्या करना, फेयर इक्विटेबल, सेफगार्ड करना। किसको सेफगार्डिंग देना? क्रेडिटर्स को देना भैया, शेयरहोल्डर को देना, पब्लिक इंटरेस्ट को देना। अगर कंपनी आपकी कौन सी है? अनलिमिटेड कंपनी है, रिड्यूस करिए इट्स कैपिटल इन एनी मैनर अलाउड, प्लीज ध्यान देना, आपका मेमोरेंडम आर्टिकल बोलता है उसके अकॉर्डिंग रिडक्शन कर सकते हो। रजिस्टर, ये थोड़ा सा अलग दिखेगा तुम्हें। स्ट्राइक ऑफ मतलब होता है रिमूव करना। स्ट्राइक ऑफ मतलब क्या होता है? रिमूव करना। कौन सी कंपनी को? क्या लिखा है? डिफंक्ट मतलब क्या होता है? डिफॉल्टर। ठीक है, जो कंपनी अपना काम सही से नहीं कर रही। ठीक है, डिफॉल्टर। अब रीड करो, रजिस्ट्रार चाहे तो कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है, उस कंपनी का नाम जो कंपनी कौन सी है? डिफॉल्ट कर रही है। मतलब प्रोसेस फॉलो नहीं किया। अभी सेक्शन 66 पढ़ा,
आप उनकी बातें नहीं मान रहे हो और आगे प्रोसेस कर रहे हो, दैट मीन्स आप क्या हो, एक डिफरेंट कंपनी हो। प्रिवेंट, आपको क्या करने से रोक दिया जाएगा, शेयर कैपिटल रिड्यूस भी नहीं करने दिया जाएगा। हम कहेंगे रुको रुको, तुम्हारी तो पूरी कंपनी को हम खत्म कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, आप कहाँ शेयर कैपिटल रिड्यूस करने जा रहे हो। अगर कोई कैपिटल रिड्यूस करने के लिए आता है, प्रोसेस फॉलो नहीं करता है, पता चलता है कि वो एक डिफॉल्टर कंपनी है, तो शेयर कैपिटल रिड्यूस करने की प्रोसेस तो पहले रोकी ही जाएगी और साथ साथ में रजिस्ट्रार को लगेगा तो इस कंपनी को क्या कर देगी, स्ट्राइक ऑफ। अगर इसमें ऑफिसर फंसता है तो पनिशमेंट भी मिलेगी 447 में, ठीक है। इक्वल रिडक्शन मस्ट बी अप्लाई टू ऑल द शोल्डर, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सबको इक्वल तरीके से रिड्यूस करवा रहे हो, ठीक है, विद दी सम फ्लेक्सिबिलिटी। इन्होंने कहा कि अगर डिफरेंट पेड अप अमाउंट है, हर किसी का डिफरेंट पेड अप अमाउंट है, किसी से कुछ मांगा, किसी से कम मांगा, किसी से ज्यादा मांगा, अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप के शेयर्स इश्यू के, तो यस आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सबको सेम करो और थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो जिनका अमाउंट डिफरेंट है। फाइनली आप शेयर को क्या कर सकते हो, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ शेयर इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कैपिटल रिड्यूस। जब आप किसी शेयर को खत्म करते हो, एक्सटिंग्विश करते हो, हमेशा शेयर कैपिटल रिडक्शन नहीं होता। इन्होंने ये कहा हो सकता है कुछ और चीजें भी हुए, बट मस्ट कंप्लाई 66। इसका मतलब ये है, हम तीन मेथड पढ़ते हैं, क्या बस एक्सटिंग्विश ही होता है क्या, कैंसिल भी होता है, पे ऑफ भी होता है। इन्होंने कहा बस सिंगल एक्सटिंग्विशमेंट नहीं है, और भी मेथड्स होते हैं, जो भी मेथड फॉलो करोगे सेक्शन 66 को ध्यान रखना। क्लैरिटी है। कंक्लूजन, क्या शेयर कैपिटल को एक्सटिंग्विश कर सकते हो, हाँ। एक्सटिंग्विश करते वक्त सेक्शन कौन सा फॉलो करना है, 66 फॉलो करना है। अगर आपकी कंपनी कुछ और डिफॉल्ट में आ जाती है तो हम आपको शेयर कैपिटल रिड्यूस करना रोकेंगे ही नहीं, साथ में आपकी कंपनी को बंद भी बर्बाद भी करवा सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, क्लैरिटी है। तो ये था पूरा यहाँ पर आपका कंक्लूजन। अब ये लास्ट टॉपिक में आएंगे, अभी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ही चल रहा है। एक सरेंडर होता है और एक फोर फीचर होता है, पहले एक बार रीड करेंगे। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करो और एनसीएलटी की परमिशन की आपको जरूरत नहीं है, तो फोरफिट ऊपर पड़ा था, जिस अभी हमने यहाँ पे कौन सी लिस्ट पढ़ी, ये पांच बातें जो हमने पढ़ी, जो ये पांच बातें हमने पढ़ी, ये पांच बातें क्या थी, हमने कहा ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है और ना ही इसमें सेक्शन 66 लगेगा और ना ही एनसीएलटी की परमिशन। क्या इसमें फोरफिट था। अब इन्होंने कंपेयर करके बताया कि भाई इसमें एनसीएलटी की परमिशन तो नहीं लगती। चलिए, एक होता है सरेंडर ऑफ शेयर और एक होता है फोरफीचर ऑफ शेयर, जरा डिफरेंस बताओ। वेरी गुड। कंपनी बार बार मुझसे पैसे मांग रही है, ठीक है, एप्लीकेशन, बेटा इधर ध्यान दो, कहा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। अब फाइनल कॉल मैं नहीं दे पा रही, कंपनी बार बार कॉल कर रही है, कॉल कर रही है, मैं खुद जाती हूँ कंपनी के पास, मैं खुद जा रही हूँ, शेयर होल्डर खुद जा रहा है कंपनी के पास और क्या बोल रहा है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। लो सर्टिफिकेट रख लो भाई, खत्म करते हैं अब इसे। फोर फीचर में क्या हो रहा है, पैसे मांग रहे और कंपनी क्या कह रही है, बहुत मांग लिया, अब तुम्हारा सर्टिफिकेट हम कैंसिल कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे। मतलब कि शोल्डर एक्शन लेगा तो क्या बोला जाएगा, सरेंडर करना। कंपनी एक्शन लेगी तो क्या माना जाएगा, फोरफिट करना। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों में हड़पा जाएगा, दोनों। बस एक्शन कौन ले रहा है, शोल्डर खुद उठ कर आ रहा है कि तुम तो ले ही लोगे तो मैं ही आ जाता हूँ, घर आओगे बदनामी करोगे, खुद आ जाता हूँ, ठीक है। कंपनी ने लिया एक्शन तो फोर फीचर कहलाता है, शोल्डर ने खुद बोल दिया कि रख लो भाई, नहीं दे पा रहे, दैट वाज सरेंडर। पैसे तो कंपनी के पास जाएंगे। देखो क्रेडिबिलिटी पे कोई बात नहीं आएगी क्योंकि ये शेयर सर्टिफिकेट है, इट इज अबाउट मार्केट सट्टा, है ना, लीगल सट्टा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लोन वोन तो है नहीं, हम तो आपको ओनरशिप दे रहे थे, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी पे कोई बात नहीं आएगी, क्लैरिटी है, पक्का। सरेंडर मतलब एक्शन कौन लेगा, एक होता है इनिशिएटिव ऑफ द कंपनी, एक होता है इनिशिएटिव ऑफ मेंबर। कौन सा इनिशिएटिव ऑफ मेंबर है, कौन सा इनिशिएटिव ऑफ कंपनी है, फोर फीचर। साफ इन्होंने बोला सरेंडर मतलब कंपनी को देना, शेयर कैपिटल तो कम हो रहा है, अब ये शेयर कैपिटल कम हो रहा है मतलब नॉर्मल भाषा बोल रहे हैं कम हो रहा है, लेकिन सेक्शन 66 में एप्लीकेबल नहीं है, फोर फीचर पढ़ा ना। एक्चुअल में सरेंडर टर्म कंपनीज एक्ट में कहीं है ही नहीं, फोर फीचर है, समझ में आया। कंपनी पैसा ले लेगी, फोरफिट होगा, हमने नॉर्मल भाषा में ये सरेंडर बना दिया कि भैया शेयर होल्डर ने आकर दे दिया, हुआ तो फोरफिट ही है,
कंपनी तुम आ गए इसलिए क्योंकि 2 दिन बाद वैसी कंपनी आने वाली थी, इसलिए तुम पहुंच गए, ठीक है। तो सरेंडर टर्म आपको कंपनीज एक्ट में कहीं दिखेगा नहीं। इफ एनी अरेंजमेंट सरेंडर टू अ कंपनी ट्रांसफर टू अ नॉमिनी, इन्होंने कहा नो रिडक्शन, भैया नॉमिनी को दिया जा सकता है। कंपनीज एक्ट नो प्रोविजन, ये लिखा है। सरेंडर को लेकर कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो कंसीडर करता है भैया फोरफिट ही है ये हमारी नजर में। सरेंडर ऑफ द शेयर इज वैलिड ओनली इन द आर्टिकल, अगर आपका आर्टिकल कुछ बोलता है तो हम मान लेंगे। सेम लिखा है, सरेंडर तब होता है जब आपका क्या होने वाला होगा, फोरफीचर होने ही वाला था, ठीक है। और शेयर ऑफ सरेंडर इन एक्सचेंज न्यू शेयर ऑफ सेम नॉमिनल वैल्यू, अगर सरेंडर किया तो भैया हो सकता है नए शेयर्स किसी और को रीइश्यू कर दे, व्हाटएवर। मतलब सरेंडर और फोरफीचर आपके लिए दोनों सेम ही है एज पर कंपनीज एक्ट। जनरल प्रैक्टिकली जब आप काम करते हो तो दोनों में डिफरेंस बताया जाता है, लेकिन कंपनीज एक्ट तो बोलता है, मैं तो बस क्या बोलूंगा, फोरफीचर, मेरे लिए सरेंडर इसी के अंदर आता है। अगर आपका आर्टिकल अलाउ करता है तो शेयर फोरफिट हो जाएगा, अगर पेमेंट नहीं की जाएगी किसकी, कॉल की। द सेम विल नॉट रिक्वायर्ड टू कंफर्मेशन, इन सब के लिए हमें एनसीएलटी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने 5 पॉइंट पढ़े थे जिसमें एनसीएलटी की परमिशन नहीं लगती। पहला पॉइंट क्या था, अनसब्सक्राइब्ड। दूसरा क्या था, प्रेफरेंस शेयर को क्या कर रहे हो, रिडीम। थर्ड क्या बोलता है, फोरफिट करना है। नेक्स्ट क्या बोलता है, बाय बैक। और लास्ट वाला क्या बोलता है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, जिसका मतलब होता है मर्जर अमलगमेशन। क्लैरिटी है, हाँ जी। चलो, इन्होंने कहा नो प्रोविजन सरेंडर को लेकर, कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोलता। सरेंडर ऑफ शेयर इज वैलिड ओनली, हम तभी वैलिड मानेंगे जब आपके आर्टिकल में लिखा है, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो साइलेंट बैठा है भाई, कुछ नहीं बोलता है। आप अपने आर्टिकल में लिख दो कि सरेंडर वाली सिचुएशंस होंगी तो भैया हम मान लेंगे, लेकिन तब मानेंगे व्हेन दी फोर फीचर ऑफ सच शेयर इज जस्टिफाइड, मतलब फोर फीचर आपका होने ही वाला था तो वही सरेंडर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है शेयर्स आर सरेंडर, हो सकता है आपने शेयर सरेंडर कर रखा हो ये बोलकर कि उसके बदले में क्या मिलेंगे, नए शेयर्स वापस। फोरफिट मतलब क्या होता है, भैया तुमसे हमने तुम्हारा राइट छीन लिया, अब तुम्हारा कुछ भी हक नहीं बनता, पैसे गपची कर दी, ठीक है। सरेंडर बोल रहे हैं आप खुद से आ रहे हो, दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या, फोरफिट होने वाला था इसलिए, या फिर हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, इसके बदले में नए शेयर्स देने की बात करो। होल्डिंग सब्सिडी का भी कंसेप्ट हो सकता है, ये होल्डिंग कंपनी होगी तुम सब्सिडी कंपनी होगी, ठीक है, समझना। होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी को बोला तुम अपने शेयर क्या कर लो, सरेंडर कर दो, इसके बदले में हम आपको क्या दे देंगे, सब्सिडी। मतलब हम आपको नए शेयर दे रहे हैं, सरेंडर करना मतलब पुराना दे दो बदले में नए दे दिया, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं। जियो कंपनी बहुत फायदे में लग रही है मुझे, रिलायंस से ज्यादा मुझे जियो में भरोसा आ रहा है। एक काम करती हूँ, रिलायंस को बोलती हूँ रिलायंस एक्सचेंज कर लो भाई, इसकी जगह मुझे क्या कर दो, नए शेयर दे दो। या फिर अभी नहीं लग रही, इसका फ्यूचर मुझे ज्यादा ब्राइट लग रहा है, तो जो रीजन तुम्हें लगे, जो तुम्हारा मन तुम्हें बोले, शेयर्स को बस क्या करो, सरेंडर कर दो। ये एक्सचेंज लिखा है ना, ये पुराने शेयर दो बदले में दूसरी कंपनी के शेयर्स दे, मांग लो उनसे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमने मांगा और दे दिया, हो सकता है कंपनी की ऐसी कोई स्कीम आई हो कि भाई अगर तुम ये सरेंडर करोगे तो बदले में हम आपको एक्सचेंज में इस कंपनी के शेयर दे देंगे जो आज नहीं तो कल अच्छा भविष्य दिखा रही है। तो ऑप्शन ही होता है, हर जगह क्या होता है बच्चों, ऑप्शन ही होता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मुझे लग रहा है नहीं भैया जियो कंपनी बस अभी दिख रही है, आगे चल के डूब जाएगी, मुझे नहीं करना, क्योंकि वो उसकी होल्डिंग सब्सिडी हो गई। होल्डिंग सब्सिडी आपस में खेलेंगे, ग्रुप कंपनी पेरेंट ग्रुप कंपनी आपस में खेलेंगे, कोई और कंपनी तो मानेगी नहीं। अगर मानेगी भी तो उनका टाई अप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी बोली मैं टाटा के दे दूंगी, तभी होगा जब दोनों का कुछ टाई अप होगा, टाई अप नहीं होगा तो नहीं होने वाला, ठीक है। मुश्किल ही है, क्योंकि भैया टाटा ग्रुप अलग है, आदित्य ग्रुप अलग है, रिलायंस ग्रुप अलग है, सबका अपना। तो ये लोग रिलायंस ग्रुप में आपस में खेलेंगे, इसलिए मैंने रिलायंस और जियो का एग्जाम्पल लिया। होल्डिंग सब्सिडी कंसेप्ट, क्लैरिटी है, पक्का। चलो, लेकिन ये तब होगा जब आर्टिकल में लिखा होगा, ये बात याद रखना। नॉमिनी वाला पॉइंट कौन सा, चलो। बट इफ अंडर एनी अरेंजमेंट, जहां अरेंजमेंट आया, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट साथ में देखा तो मर्जर अमलगमेशन, सिंपल अरेंजमेंट तो अग्रीमेंट, सिंपल अरेंजमेंट मतलब अग्रीमेंट, लिखना आपको अरेंजमेंट ही है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करो, ठीक है। चलो, बट इफ अंडर एनी अरेंजमेंट सच शेयर इंस्टेड ऑफ बीइंग सरेंडर, ऐसा कोई अग्रीमेंट होता है कि भैया इंस्टेड ऑफ सरेंडर टू अ कंपनी ट्रांसफर कर रहे हो, कि भैया एक काम करो, मेरे शेयर्स मेरे नाम पे ना करके मेरे नॉमिनी के नाम पर कर दो, ठीक है। ऐसा कोई क्या हुआ है आपस में
अग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है, तो इसे भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं बोलेंगे। क्लैरिटी है, क्योंकि शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं हो रहा है, मेरी जगह पे बस किसी और को मिल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक तरीके से मेरे नॉमिनी को। क्लियर है? पक्का? केसेस दिख रहे हैं? दो केसेस का कंक्लूजन। शेयर कैपिटल रिड्यूस होना मतलब क्या? मतलब इसका प्रेजुडाइज मतलब हार्मफुल। चलो, अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो प्लीज ये हार्मफुल नहीं होना चाहिए। किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए। किसके लिए हार्मफुल होना चाहिए? पब्लिक के लिए। सारी की सारी जितनी भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल होनी चाहिए। शेयर कैपिटल रिड्यूस करना तब अलाउ होगा जब ये सबके लिए अच्छा हो। अगर ये बुरा इफेक्ट दे रहा है शेयर होल्डर पर, बुरा इफेक्ट दे रहा है पब्लिक पे, तो रोक दिया जाएगा। पब्लिक पे बुरा इफेक्ट देगा तो ऑब्जेक्शन रेस करने वाला कौन है? सीजी। शेयर होल्डर पे बात आएगी तो भैया आरओसी बैठा है ना, और कंपनी लिस्टेड है तो सभी बैठा है ना। बात समझ में आई? इसीलिए उनसे बार बार पूछा जा रहा था। नेक्स्ट, ये क्या लिखा है? टाइपोग्राफिकल मतलब टाइप करने में कुछ एरर आ गया। हो सकता है आपकी कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, किस काम के लिए? शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के लिए। भैया हमारा एक सीएस लिख ही रहा था, टाइप कर रहा था, फॉर्म भर रहा था, गलती से उसने स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह पर क्या लिख दिया? टाइपोग्राफिकल एरर है, यूनानिमस, और क्या लिख दिया? एरर इन द मिनट्स लेबलिंग। लिखना क्या था? स्पेशल रेजोल्यूशन। उसकी जगह पे उसने गलती से क्या लिख दिया? यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन स्पेशल, हाँ, ये फॉर्म भरने में होता है। एक फॉर्म होता है जो भरना होता है, और एक होता है डॉक्यूमेंट अटैच करना। डॉक्यूमेंट अटैच करने में स्पेशल रेजोल्यूशन है, लेकिन फॉर्म में लिखते वक्त, टाइप करते वक्त आपने गलती से यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिख दिया। इन्होंने कहा कि इसका मतलब शेयर कैपिटल रिड्यूस करना रोका नहीं जाएगा, वो प्रोसेस आपकी वैलिड ही मानी जाएगी, क्योंकि ये तो टाइपिंग एरर है ना। अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट असली होना चाहिए, डॉक्यूमेंट असली है, सारी फॉर्मेलिटी, सारे कंप्लाइंसेस हो रखे हैं, और बस आपने क्या कर रखा है? टाइपिंग एरर कर रखा है, तो आपका रिडक्शन एकदम सही है, वैलिड है, इसकी प्रोसेस सही मान ली जाएगी। क्लैरिटी है? पक्का? चलो, तो टाइपोग्राफिकल एरर इन द मिनट्स लेबलिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, आपने यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखा, डिड नॉट इनवैलिडेट मतलब, नॉट इनवैलिडेट मतलब वैलिड है। द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द रिडक्शन शेयर कैपिटल वाज अलाउड। इसी पे केस हो गया होगा कि भाई गलत लिखा है, गलत लिखा नहीं मानेंगे, तो भैया एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, कोई गलत नहीं है, बाकी सारी चीज तो सही है ना। बाकी सारी चीजें भी गलत है, हमने रेजोल्यूशन के डॉक्यूमेंट में भी देखा, उसमें भी गलत लिखा है, तो फिर हम गलत मानेंगे। बाकी सारी चीज सही है, बस फॉर्म भरते वक्त एरर है तो चल जाएगा। क्लैरिटी है? पक्का? बोलो मेरे नलायको। अगर फोरफिट होता है तो मेंबर की मेंबरशिप क्या होती है? छीन ली जाती है। क्या अब वोटिंग होगी तो क्या आपको बुलाया जाएगा? आप कहोगे नहीं, 5 रुपए तो हमने दिए हैं, आधा तो वोट दो। नहीं। क्या डिविडेंड दिया जाएगा 5 रुपए के हिसाब से? नहीं भैया, खा गई कंपनी वो। तो साफ बोला, फोर फीचर का इफेक्ट क्या होगा? फोर फीचर का इफेक्ट क्या होगा? मेंबरशिप से आप खत्म, आपका कोई राइट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं किसी शेयर में, ना डिविडेंड ना वोटिंग राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, फोरफिटेड शेयर का क्या होता है? रीइश्यू कर दिए जाएंगे, किसी और को दे दिया जाएगा। भाई गए तुम। स्पेसिफिक पावर आर्टिकल में होनी चाहिए फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू करने का। इट डज नॉट अमाउंट अलॉटमेंट। इन्होंने क्या बोल दिया? हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, नॉट अमाउंट टू अलॉटमेंट। ये सेल कर रहे, बेच रहे, रीइश्यू करके किसी और को दे रहे, अलॉटमेंट नहीं बोलेंगे। डायरेक्टर फिक्स करेगा एक प्राइस फोरफिट शेयर की, नॉट टू बी लोअर देन द अमाउंट ऑफ द कॉल। जितना बचा है अनपेड भैया, उससे कम तो नहीं होनी चाहिए। हमारा पर्पज क्या है? पूरे 10 रुपए मिलने थे, मिले ही 6 रुपए, हमें 4 रुपए चाहिए थे, तो रीइश्यू करते वक्त हमें कम से कम 4 रुपए तो रखना है, कम से कम। उससे ज्यादा रखोगे तो कंपनी का फायदा, लेकिन मिनिमम 4 रुपए, जितना नहीं मिले उससे कम प्राइस मत रखना। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो भैया सेबी जो बोलेगी मानना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी तो सेबी की कठपुतली है, वो एक्स्ट्रा 10 कंप्लाइंसेस और करेगी। क्लैरिटी है? इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? क्या कंक्लूसिवनेस या फिर कंक्लूसिव एविडेंस कुछ सुना सुना सा है? अगर आपके पास कोई शेयर सर्टिफिकेट था, ये हमने पढ़ा था, याद है, तो उसे कंक्लूसिव एविडेंस मान लिया जाएगा। अगर उसमें नाम लिखा है तो आप उसके ओनर हो। अगर उसमें फुल्ली पेड अप लिखा है तो भाई आपने पूरे 10 रुपए पे किया, ऐसा मान लिया जाए, भले ही कंपनी ने गलती से लिख दिया। यही पढ़ा था। आशंक बेटा मुंह धो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है, मुंह धो ले। तो यहां पर आशंक को बोला यार, चलो, आज नहीं सो रहा है वो। हाँ हाँ हाँ, अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया,
याद करो ऊपर अभी मैंने क्या बोला था, 100 रुपए का शेयर एक बार अगर बोल दिया है 65, तो क्या अब आप उससे और पैसे मांग सकते हो? 65 ही माना जाएगा। अगर रिड्यूस कर दिया है और उसका सर्टिफिकेशन मिल गया है, बाद में पता चलता है भैया प्रोसेस तो गड़बड़ थी, इन्होंने कहा शेयर कैपिटल रिड्यूस तो हो चुका है, उसकी उसके रिडक्शन पे, उसके सर्टिफिकेशन पे सवाल नहीं उठाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया एक बार सर्टिफिकेट इश्यू हो गया तो ये कंक्लूसिव एविडेंस हो गया, प्रूफ हो गया, रिटर्न प्रूफ हो गया। इसके बाद हमें पता चलता है प्रोसेस गड़बड़ थी, तो उस प्रोसेस के लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन होगा, अलग से पेनल्टी वगैरह देना पड़ेगी, लेकिन इस सर्टिफिकेट पे बात नहीं उठाई जाएगी। क्लैरिटी है? बोलो मेरे बच्चों, मेरे नालायक बच्चों। वापस क्या पढ़ा आज का टॉपिक, जल्दी खत्म हो गया। रिडक्शन ऑफ कैपिटल पहला। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, सारे बच्चे जिनकी भी आंखें ऐसे ऐसी बुझी दिख रही है, इतनी बहुत सुबह तो मैं बुलाती हूं नहीं, रात में ही तुम लोग नहीं सोते हो, जिस कारण से ये सब होता है। अगर कोई मुझे बोलता नहीं दिखा तो मैंने उसकी पिटाई कर देनी है, ठीक है? आज का टॉपिक बताओ क्या है? और आवाज चाहिए मुझे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन कौन सा है? सबसे पहले आते हैं, हमने प्रोसेस पढ़ी, प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। देन उसके बाद एनसीएलटी के पास जाना है। एनसीएलटी के पास चले गए, एनसीएलटी कहां जाएगी? चार लोग के पास, पहला सीजी, देन आरओसी, देन सेबी, देन क्रेडिटर को पकड़ लेगी भाई, तू तो बोल कम से कम अच्छे से। या तो उसकी लाइबिलिटी क्या हो जानी चाहिए? सिक्योर्ड, या फिर डिस्चार्ज, या फिर कंसर्न। मुझे ये तीन वर्ड अच्छे से चाहिए, डिस्चार्ज, सिक्योर्ड, कंसर्न। डिस्चार्ज का मतलब पता है, लाइबिलिटी पे कर दो। सिक्योर्ड मतलब गिरवी रख दो, चार्ज क्रिएट करो। नेक्स्ट क्या था? कंसर्न मतलब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। क्लैरिटी है? एक बार क्रेडिटर ने हाँ बोल दिया तो इसके बाद वो क्या करेगी? पब्लिश कर देंगे और आरएससी को जाके इन्फॉर्म करो। प्रोसेस हमने पढ़ लिया। फिर हमने बहुत सारे केसेस पढ़े, हर केसेस का कंक्लूजन क्या? भैया प्रोसेस सही होनी चाहिए, प्रोसेस सही होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए, क्रेडिटर का नाम मत हटाना, कल को पता चलेगा तो भैया भारी भरकम पेनल्टी लगी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा था, शेयर कैपिटल रिड्यूस करने की मेथड थी। कितनी मेथड थी? पहली, अब नाम मैं दूंगी तुम्हें, ठीक है? पहले अनकॉल्ड, हमने मंगवाया ही नहीं। दूसरा पे ऑफ, पे कर दिया हमने, मतलब पूरा मंगवा लिया था, रिटर्न कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या होगा? कैंसिल करना लॉस एसेट को, कैंसिल कर देना लॉस एसेट को वापस। पहला क्या है? अनकॉल्ड। अनकॉल्ड में क्या होता है? मंगवाया ही नहीं। दूसरा क्या है? पूरा मंगवा लिया, वापस कर दिया। तीसरी क्या थी? मंगवाया था, पे ऑफ भी होगा, सब मंगवाया था हमने, उसने पेड भी कर दिया, लेकिन हमें लग रहा है भैया एसेट क्या हो गए, कम हो चुके, तो उन्हें कैंसिल करने के लिए हमें मैनेज करना पड़ता है जो भी वो लॉस के कारण होता है, ठीक है? क्लैरिटी है? फिर जब हम ये मेथड पढ़ लेते हैं, फिर हम पूरी प्रोसेस को इसमें कंप्लीट करते हैं। इसमें कुछ छोटी मोटी बातें थी कि भैया जो क्रेडिटर, सॉरी, जो हमारा ऑडिटर है, वो सर्टिफाई करके देगा कि हम प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें। फिर अभी हमने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल खत्म किया, तो हमने बोला कि भैया कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें सेक्शन 66 नहीं लगता है, उसे हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मानते ही नहीं है, लेकिन उसे फिर बोलते क्या है? डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब इसमें, या फिर कैंसिलेशन, इसमें टोटल कितनी बातें थी? 5। पहली बात क्या थी? अनसब्सक्राइब पोर्शन की बात हो रही थी कि भैया उसे कैंसिल करो। नेक्स्ट क्या बोला था? प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करो। रीपेमेंट मत बोलना, समझाने के लिए रीपेमेंट बोला जाता है, रिडीम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है? थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या बोलते हैं? फोरफिट करना, बाय बाय करना, और लास्ट वाला क्या था? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। समझ में आया? चलो, फिर हम उसके बाद ये पढ़ते हैं कि भैया एक सरेंडर होता है, फोरफीचर होता है। फोरफीट में एनसीएलटी की परमिशन लेनी, सरेंडर में भी लेने की जरूरत नहीं है, दोनों वैसे एक ही है, क्योंकि कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोलता है। आपका अगर आर्टिकल बोलेगा तो हम मानेंगे। आर्टिकल में लिखा होगा फोरफीट सरेंडर कब कब करोगे? जब फोरफीट वाली सिचुएशन आ गई। दूसरा क्या बोला? जब आप खुद ही आकर एक्सचेंज में नए शेयर इशू कराना चाहते हो तो। क्लैरिटी है? फोरफीट अगर होता है तो क्या अब आपके पास कोई इंटरेस्ट बचा, कोई राइट बचा? खत्म भाई, मेंबरशिप ही खत्म हो गई तुम्हारी। अब उसको री इशू करना है, कितने प्राइस में करना है री इशू? जो अनपेड बचा था, मिनिमम उतना तो ले लेना, उससे ज्यादा लेना आपकी मर्जी, लेकिन मिनिमम हमने आपको बता दिया। और एक बार अगर शेयर कैपिटल, सॉरी, रिड्यूस हो गया शेयर कैपिटल और उसका सर्टिफिकेशन आ जाता है, ये कंक्लूसिव मान लिया जाएगा। बैक डेट समय पता चलता है भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इसके सर्टिफिकेशन में सवाल नहीं उठाए जाएंगे। क्लैरिटी है? पक्का? 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद वापस से मिलेंगे। अब कौन सा वाला पार्ट चालू होने वाला है बच्चों? ई पार्ट। अब इस ई पार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है बताओ जरा।
इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, ई जो पार्ट है ये आपको दो कंसेप्ट बताएगा, एक ट्रांसफर और एक ट्रांसमिशन। ट्रांसफर क्या होता है जरा मुझे बताओ, दो लिविंग, दो जिंदा इंसान के बीच में, है ना। ट्रांसमिशन क्या होता है, एक टपक गया है और एक है। तो अब थोड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज करिए, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, है ना। पता चलो एक मर गया है एक जिंदा है, यही लिखते चले गए, ठीक है, फिर लैंग्वेज गड़बड़ गई, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, है ना। चलो सिंपल सिंपल बातें लिखिए सबसे पहले। व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर ट्रांसफर करना मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना, ओनरशिप ट्रांसफर करना। मैं ट्रांसफरर कहलाऊंगा, बेचने वाला क्या होता है, ट्रांसफरर। हमेशा याद रखना, एक ट्रांसफरर होता है और एक ट्रांसफरी। ट्रांसफरर को क्या बोलेंगे, सेलर। ट्रांसफरी को क्या बोलेंगे, बायर। समझना, ट्रांसफर करने का तरीका समझना। मैं ट्रांसफरर हूं, मेरा एक शेयर सर्टिफिकेट है। मैं ये कहानियां कब की बता रही हूँ, जो फिजिकल शेयर है, अगर डिमांड हो तो फिर बात अलग है, ठीक है, इधर ध्यान दो, ठीक है। ट्रांसफरर, वेरी गुड, अभी थोड़ी देर से ही लूंगी, अभी भी नहीं लूंगी। चलो इसी का है क्या, ट्रांसफर ट्रांसफर से रिलेटेड, तो रुक जा यार, अब वही वाला ना, एविडेंस वाला, रुक जाओ एक मिनट, वापस वापस आओ। ट्रांसफरर, सेलर, शेयर सर्टिफिकेट है मेरे पास। अब अगर मैं शेयर को हटा दूं, आपको सेक्शन 44 याद है जो बोल रहा था शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। अब मैं कह रही हूँ कि चलो मैं ना लैंड की बात करूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूँ, बेचने का प्रोसेस बताओ मुझे, जमीन को बेचना है मुझे, प्रोसेस बताओ। क्या सेलर और बायर के बीच में एक अग्रीमेंट होगा, इस अग्रीमेंट को मैं ट्रांसफर डीड बोलूंगी, ठीक है। ट्रांसफर ट्रांसफरी एक अग्रीमेंट करेगा, एक अग्रीमेंट करेगा, ठीक है, तो उसका नाम है ट्रांसफर डीड बनेगा, ठीक है। यहां आप क्या वर्ड यूज करोगे, अग्रीमेंट टर्म यूज नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे, ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर ट्रांसफरी एक ट्रांसफर डीड बनाएगा, उसमें ट्रांसफरर भी साइन करेगा, ट्रांसफरी भी साइन करेगा, ठीक है। अब दोनों जब साइन कर लेंगे तो मैं ये जो डीड है किसको भेजूंगी, कंपनी को भेजूंगी। कंपनी के रजिस्टर में एक रजिस्टर था, नाम क्या था, रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसमें मेरा नाम लिखा है एज अ सेलर, ठीक है। अब मैं कहूंगी मैं तो सेल कर रही हूँ, मतलब एज अ मेंबर लिखा है। मैं कह रही हूँ मैं तो बेच रही हूँ, ईशांत को बेच रही हूँ, ठीक है। अब मैंने अपना सर्टिफिकेट और वो डीड दोनों के दोनों उठाकर, दो डॉक्यूमेंट उठाकर किसको दे दी, कंपनी को। कंपनी उसे चेक करेगा, सही है सर्टिफिकेट वगैरह, डीड एकदम साइन है, सारे रूल्स रेगुलेशन फुलफिल है, तो अब वो मेरा नाम हटा देगा और मेरे नाम की जगह पे किसका नाम लिख देगा, ईशांत का नाम लिख देगा। बात समझ में आ गई क्या, और नए शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट कर कर ईशांत के नाम पर आ जाएगी। बात समझ में आई, चलो। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या बोलता है कि व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर, ओनर ऑफ द शेयर ट्रांसफर इट्स ओनरशिप ऑफ द शेयर, मीनिंग बता के रखा है, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ने वाले, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। सबसे पहले ट्रांसफर को पकड़ेंगे, तो वही वास्ता दिया है सेक्शन 44 का। शेयर क्या एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर करना कहीं भी प्रोहिबिटेड नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड था। क्या रिस्ट्रिक्शन थी, जरा मुझे बताइए, क्या कुछ याद आ रहा है। एक पब्लिक कंपनी हुआ करती थी, एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, हम बार बार पढ़ते थे पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर फ्रीली हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर फ्रीली नहीं हो सकते, क्या होते थे, रिस्ट्रिक्टेड। क्या रिस्ट्रिक्शन थी, एग्जिस्टिंग मेंबर, हम सब प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स हैं, ठीक है, मुझे बेचना है, तो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या, पहला हक तुम्हारा है। तुमसे मैं पूछूंगी क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है इसे खरीदने में, तुम बोलोगे हाँ। मैंने कहा, तुम लोगों ने पूछा कितने में बेचोगे, मैंने कहा भैया 100 रुपए, 100 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। तुमने कहा कि नहीं 10 रुपए में, सही कर रहे हो क्या। तो इन्होंने कहा कि भैया जो ये शेयर प्राइस की जो वैल्यू है ना, आप लोग नहीं डिसाइड करोगे, क्योंकि मैं ट्राई करूंगी ज्यादा से ज्यादा, मैं कहूंगी 1 लाख, ताकि तुम लोग ना खरीद पाओ। तुम ट्राई करोगे कम से कम, तो इन्होंने कहा कि भैया शेयर की वैल्यू भी कैलकुलेट हमारे तरीके से किए जाएंगे, जो रूल्स हम बताएंगे, कंपनी सेक्रेटरी बताएगा, क्लैरिटी है, ताकि जेन्युइन तरीके से प्रोसेस हो सके। तो अब उन्होंने 100 रुपए डिसाइड किया, तो 100 रुपए में अगर आपने खरीदा तो वेरी गुड, नहीं खरीदोगे तो फिर अब मैं आउटसाइडर को बेच दूंगी। क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, हाँ, लेकिन बस क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन। क्या पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, हाँ, फ्रीली होते।
ठीक है, तो कभी भी शेयर ट्रांसफर करना प्रोहिबिटेड नहीं है, ना पब्लिक कंपनी में ना प्राइवेट कंपनी। इन्होंने कहा चलो पहले प्राइवेट कंपनी समझते। इंट्रोडक्शन लेवल में आपको सब पता है, अभी इंट्रोडक्शन लेवल में हमने यही डिस्कस किया कि पहले राइट होता है। तो यहाँ पे जो ये लंबा चौड़ा जो इतनी सारी प्रोसेस बता के रखे हैं, इसका मैं बस सिंप्लीफाई वर्जन आपको बताऊंगी, एक बार आप उसे रीड करेंगे। चलिए, कौन सी कंपनी को लेकर पढ़ रहे हैं? प्राइवेट कंपनी। शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे। प्राइवेट कंपनी के शेयर क्या मार्केट में मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते भाई, दिक्कत होती है। ठीक है, तो शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफर ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस प्रिजर्विंग द शोल्डर कॉम्पोजिशन। हम चाहते हैं कि भैया ये प्राइवेट कंपनी के शोल्डर है, ये शेयर्स हमारे बीच में रहे तो ज्यादा बेटर है। सेक्शन बोलता है, सेक्शन 2 का 68 कंपनीज एक्ट बोलता है रिस्ट्रिक्ट करता है शेयर ट्रांसफर बट डज नॉट प्रोहिबिटेड। यही वाली बात जो अभी हमने पढ़ा, रिस्ट्रिक्शन जरूर है लेकिन प्रोहिबिशन नहीं है। आर्टिकल क्या डिक्टेट द प्रोसीजर, आर्टिकल में आपने पूरी प्रोसीजर बता के रखी कि शेयर को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। इन्होंने कहा रिस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, ध्यान से समझना क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। कौन सा रिस्ट्रिक्शन? ट्रांसफर करने वाला, ये रिस्ट्रिक्शन इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहला राइट ऑफ ट्रांसफर, अ मेंबर कैन ट्रांसफर शेयर टू देयर, क्या लिखा है? मैंने कहा कि मैं शेयर को ट्रांसफर कर रही हूं, समझना, मैं शेयर को क्या कर रही हूँ? ट्रांसफर कर रही हूँ। अगर मैं शेयर को ट्रांसफर कर रही हूं तो मुझे तुमसे ही पूछना है, ऐसे वाली रिस्ट्रिक्शन मुझ पे नहीं है। जनरल रूल रिस्ट्रिक्शन है, अगर मैं आउटसाइडर को बेच रही हूँ तो जनरल रूल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन, मुझ में रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगने वाले। अगर मैं किसको दे रही हूँ? अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर, अपने बच्चों को दे रही हूँ, दे सकती हूँ, तो मुझे अब क्या तुमसे पूछने की जरूरत है? नहीं। दूसरा, शेयर की क्या हो गई? डेथ हो गई, तो ट्रांसमिशन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, लीगल हायर को ही मिल रहा है ना कुल मिला के। पहले वाले केस में मैं जिंदा रहते दे रही हूँ, दूसरे वाले केस में क्या हो गया? डेथ हो गया तो मिला बेटे को। या फिर क्या लिखा है? डिनंसिएशन क्या मतलब होता है? इफ द करंट शेयर होल्डर रिनाउंस करता है शेयर कैन बी इशू टू रिनाउंसी। कुल मिलाकर प्राइवेट कंपनी ने राइट इशू लेकर आया, और राइट इशू में तो रिनाउंस करने का तो राइट होता ही है, तब रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। वापस, एक प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन है कि पहले पुराने शोल्डर से पूछो, फिर आउटसाइडर अंदर के शोल्डर से पूछो, फिर बाहर जाकर बेचने का। रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगेंगी अगर आप क्या कर रहे हो? अपने लीगल हायर को दे रहे हो, अपने जीते जी, या फिर मरने के बाद उसे मिलता है तीसरा केस, या फिर राइट इश्यू दिया जाता है और अनाउंस करने का राइट होता है, तो बाहर दिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लैरिटी है? यहां तक चीजें क्लियर है? इन्होंने कहा कि चलो रिस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन आप ऑलरेडी जानते हो, रिस्ट्रिक्शन क्या है? पुराने लोगों से पूछो। लेकिन अब इसके लिए तुम्हें एक टर्म मिलेगा, ये क्या लिखा है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन, प्री फिर क्या लिखा है? डैश है। ठीक है, एग्जिस्टिंग, इसी को सिंपल भाषा में मैं आपको बोली थी, एग्जिस्टिंग मेंबर मस्ट बी ऑफर्ड शेयर फर्स्ट। मुझे शेयर बेच के निकलना है, नहीं निकल सकती। रिस्ट्रिक्शन ही यही है, प्रीएम्पशन राइट। तुम्हारा तुम्हारा क्या राइट है? तुम्हारे पास कौन सा राइट है? प्रीएम्पशन वाला राइट। प्रीएम्पशन राइट मतलब क्या? पहले आप ऑफर किसको करोगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। If no member are interested, share can be transferred to the outsider. इस टाइप के रिस्ट्रिक्शन को प्रीएम्पशन राइट बोला जाता है। जहां कहीं भी प्रीएम्पशन राइट आएगा, याद रहेगा, प्रीएम्पशन राइट इज अ राइट जिसमें प्राइवेट कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को पहले ऑफर देती है। एक्सेप्ट हुआ तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट नहीं हुआ तो सेकंड आप आउटसाइडर को दोगे। प्रीएम्पशन राइट समझ में आ गया? पक्का? इन्होंने कहा कि भैया अब प्राइस का लोचा रहेगा, तुम कम से कम ट्राई करोगे। इट इज लाइक कि भैया जमीन बेचनी है ना, भाई को ही देनी है, क्योंकि दो भाई साथ में रहते थे, अब एक भाई बोलेगा कि भाई हमें तो सस्ते में दो, तो दिक्कत है। तो इन्होंने कहा भैया वैल्यूएशन क्या होगा? मस्ट बी फेयर होना चाहिए, सर्टिफाइड। एनी इनकरेक्ट वैल्यूएशन कैन बी लीड टू दी डैमेजेस। अगर कुछ भी वैल्यू दो ऊपर किया तो यस उसको फिर डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, भरपाई करनी पड़ेगी। तो वैल्यू एज पर रूल्स रेगुलेशंस होंगी। डायरेक्टर के पास पावर है, डायरेक्टर कैन रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन और शेयर ट्रांसफर इफ स्पेसिफाइड इन दी आर्टिकल। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में पहले से ही लिख लिया था इन लोगों ने कि भाई डायरेक्टर को पावर है। प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल खुद का कस्टमाइज बना सकता है भैया, डायरेक्टर ने पहले से ही आर्टिकल में स्पेसिफाई कर दिया था, बट दिस पावर मस्ट बी एक्सरसाइज इन दी गुड फेथ। क्या लिख लिया था उसने? मैंने आउटसाइडर, मैंने पहला ऑप्शन आपको दिया, पहला ऑप्शन किसको दिया? आपको दिया। आप लोगों ने ऑप्शन ऑफ नहीं किया, मैं कहां चली जाती हूँ? बाहर।
अब जब मैं बाहर आउटसाइडर को किसी को बेचती हूँ तो प्रोसेस मैंने आपको क्या बताई, पुराना सर्टिफिकेट लूंगी और क्या दूंगी, ट्रांसफर डीड, दो डॉक्यूमेंट को साथ में अटैच करके किसको पकड़ा दूंगी, कंपनी को। कंपनी के पास आए मतलब डायरेक्टर के पास आया, डायरेक्टर चाहे तो क्या कर सकता है, डायरेक्टर चाहे तो क्या कर सकता है, रिफ्यूज, रिफ्यूज कर सकता है उस आउटसाइडर को, लेकिन तब जब क्या होगा, आपके आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, और आर्टिकल में जब ये लिखा है तो डायरेक्टली जब ये पावर यूज करेगा तो प्लीज ध्यान रखना भाई, वो कंपनी के भले के लिए कर रहा है, शायद कोई एक ऐसा इंसान आने वाला है जो इस कंपनी को बर्बाद कर देगा, गुड फेथ दिखना चाहिए, तभी जाकर वो रिजेक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। वापस क्या डायरेक्टर के पास है, अगर आउटसाइडर को दिया तो रिजेक्ट कर दे, हाँ है, लेकिन तब है जब आर्टिकल में लिखा हो और गुड फेथ में भी करो, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। आर्टिकल में लिखा लेकिन गुड फेथ नहीं लग रहा है तो बच्चा डायरेक्टर ये काम नहीं कर सकता। क्लैरिटी है। अब ये जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा, यही सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे दे रखी है, ये दिख रहा है आपको। राइट ऑफ प्रीएम्पशन राइट क्या था, पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देने का। वैल्यूएशन प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन पे डायरेक्टर के पास रिफ्यूज करने की क्या है, पावर है। एक बार वन रीड करेंगे। क्लैरिटी। सेकेंड वाला कौन सा, वैल्यूएशन वाला। चलो वैल्यूएशन अंडर क्या लिखा है, प्रीएम्पशन क्लॉज। अब क्योंकि प्रीएम्पशन क्लॉज है, राइट आपको फर्स्ट देने का है, अब मनमानी हो सकती है, तुम्हारी तरफ से भी हो सकती है, मेरी तरफ से। एक्चुअल वैल्यू मैं मान के चल रही हूँ कि 100 है, मार्केट के हिसाब से 100 होनी चाहिए, लेकिन मैं जानबूझकर लाख रख रही हूँ ताकि मैं तुम्हें ना दूं, तुम जानबूझ के 10 कर रहे हो ताकि क्या करे, बाहर से अच्छा हम सस्ते में खरीद लेंगे, लेकिन मैं अगर बेच के निकलूं तो मुझे जेन्युइन प्राइस तो मिलनी चाहिए, तो इन्होंने बस ये बोल रखा है वैल्यूएशन आपकी एकदम फेयर होनी चाहिए। रीड करो, इफ द पर्सन हु मेड द वैल्यूएशन हैज एक्ट, क्या लिखा है, मतलब एकदम नेग्लिजेंसी रखी, नेग्लिजेंसी मतलब कि एकदम लापरवाही, या फिर फेल टू टेक इनटू अकाउंट ऑल दी नेसेसरी फैक्टर्स। वैल्यूएशन करने के लिए एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर आता है, वैल्यूएशन करने के लिए एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर आता है, ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही अगर नालायक है, अगर उसने गलत वैल्यू निकाली तो देख कहा जाएगा, इसके लिए डैमेजेस के लिए जो मेरा नुकसान हुआ आपको पे करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ द शेयर जो भी है ट्रांसफर में क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, और अगर वो केस जीत गया, प्रूफ हो गया कि लापरवाही करी थी उसने, 100 रुपए ना करके उसने जानबूझ के 10 करी थी और 10 में मुझे बेचना पड़ गया, तो बाकी 90 रुपीज का पेमेंट मुझे करना पड़ जाएगा, मतलब मुझे वापस किए जाएंगे। क्लैरिटी है। तो बस वैल्यूएशन उन्होंने बोला फेयर है, अगर अनफेयर दिखेगा केस फाइल करेगा, और केस फाइल करके जितना बनता है वो वापस ले लेगा। क्लैरिटी। अगर आपको प्राइवेट समझ में आ गया है तो पब्लिक में तो उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, पब्लिक में क्या होता है, फ्रीली ट्रांसफर होता है। तो आ जाओ, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी अपने शेयर को क्या कर सकती है, फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डिपॉजिटरी, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो समझ में आता है, ये डिपॉजिटरी कहां से आ जाता है, अगर डिजिटल है, डीमटेरियलाइज डीमैट फॉर्म में। अगर मेरे शेयर्स फिजिकल फॉर्म में तो मैं दो डॉक्यूमेंट अटैच करके दे रही थी, एक सर्टिफिकेट उठा के दे रही थी और ट्रांसफर डीड, दोनों को अटैच करके मैंने दे दिया, हैंडओवर कर दिया कंपनी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब वो देखेंगे डीड सही है कि नहीं, फिर करेंगे। अगर ये सारी चीजें फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो मैं एक डिमैट अकाउंट से दूसरे डिमैट अकाउंट में जाएगा, तो डिपॉजिटरी ये काम देखेगा। ठीक है, नो डिस्क्रिएशन टू रिफ्यूज, ना डिपॉजिटरी और ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिस्क्रिएशन मतलब क्या होता है, मन मर्जी, डिस्क्रिएशन मतलब मर्जी, मन मर्जी। ठीक है, नो डिस्क्रिएशन टू रिफ्यूज, डायरेक्टर डिपॉजिटरी कोई मनमर्जी नहीं चलने वाली कि वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, कंपनी डिपॉजिटरी ऑटोमेटिकली इमीडिएटली चला जाएगा। डिपॉजिटरी कर रहा है तो एक डीमैट से दूसरे डीमैट, आप अपने शेयर्स को खरीदते बेचते हो तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट चला जाता है, इसमें कोई भी रिफ्यूज करने की मर्जी नहीं चला सकते। ठीक है, चलिए, इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी एज वेल, इन्होंने कहा बाइंडिंग ऑन द इन्वेस्टर्स प्राइवेट अरेंजमेंट। मैंने क्या बोला था अरेंजमेंट का मतलब, अरेंजमेंट मतलब क्या, अग्रीमेंट लिखा है उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है, सिंपल भाषा लिखिए। अभी तक इन दो पैराग्राफ में क्या पढ़ा बताओ, पब्लिक पब्लिक, ये तो पब्लिक है ना, एक पब्लिक कंपनी अपनी मर्जी वर्जी नहीं चलाएंगे, जिसको बेचना है बेचो भैया, कोई दिक्कत नहीं, जिसको खरीदना है खरीदो। ठीक है, चलिए, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रांसफर डीड बनती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भी बोला तो समझ जाने का। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मतलब वो अग्रीमेंट, वो ट्रांसफर डीड टू बी प्रेजेंटेड टू दी कंपनी, कंपनी को वो डीड दिखाओ, और डीड का फॉर्मेट कहां दे रखा होगा, SH4 में। क्लैरिटी है। चलो, इंस्ट्रूमेंट मतलब वही डीड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है? ड्यूली स्टैम्प्ड। अब थोड़ा समझेंगे, स्टैम्प नहीं लिखा है, ड्यूली स्टैम्प्ड लिखा है। स्टैम्प मतलब क्या होता है? कभी कुछ पोस्ट किया है? छोटे छोटे ऐसे क्या होती है, टिकट्स होती है। स्टैम्प एक्ट पढ़ लिया तुम लोगों ने? इसमें ही है क्या, जिगल में है स्टैम्प एक्ट? है, पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। अब जब भी ये आपने पोस्ट किया, लेटर पोस्ट कर रहे हो, तो एक छोटी छोटी टिकट्स होती है, स्टैम्प्स होते हैं। कभी तुमने अगर किया होगा ये काम, तो देखना वो पोस्ट ऑफिस मास्टर जो रहता है ना, वहां बैठा ऑफिसर जो रहता है, जो भी क्लर्क रहता है, वो ऐसे काट देता है उसे, आपकी जो टिकट्स होती है उसे काट देता है। क्यों काटता है जरा मुझे बताओ? फर्दर यूज ना हो। अगर उसने नहीं काटा है तो आप क्या करोगे? पैसा तो एक बार सरकार को पे कर चुके हो, निकाला कहीं और चिपका दिया, निकाला कहीं और चिपका दिया। वो जानबूझकर कैंसिल करते हैं कि ये दोबारा से रीयूज ना हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? रीयूज ना हो, इट इज जस्ट लाइक जैसे फोटो आप फॉर्म में डालते हो तो बोला जाता है साइन इस तरीके का करो कि भाई किस में आ जाए, आधा फोटो में आ जाए, आधा इसमें आ जाए। देखो स्मार्ट इंसान तो स्मार्ट है, ये मत बोलना कि दीदी अगर यहाँ से निकाल के इस तरीके से हमने काटा, इसीलिए आप नहीं काटते हो। काटता कौन है वहां बैठा, है ना, वो मास्टर वहां पे बैठा काटता है, क्योंकि आप जब दिखाओगे तो ऑलरेडी साइन होगा, तो वो एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं, ठीक है, तो वो काटते। तो ड्यूली स्टेम्ड मतलब क्या होता है? ड्यूली स्टेम्ड मतलब क्या होता है? प्रॉपर कैंसिल होना चाहिए, इसे कैंसिल बोलते हैं। डेट लिखी होनी चाहिए कब किया था। एग्जीक्यूटेड मतलब प्रॉपर साइन होना चाहिए। अब समझना, मैंने ईशांत को बेचा, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, ट्रांसफर डीड बनाया, तो जो ट्रांसफर डीड होगी स्टैम्प पेपर में होगा। स्टैम्प पेपर में भी ऐसे स्टैंपिंग को ऐसा काटा जाता है। इसके पीछे तुमने देखा होगा, जब कभी कोई डॉक्यूमेंट देखे होंगे अपनी प्रॉपर्टी, कभी कोई डॉक्यूमेंट देखना, उसमें ना ऐसे 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 पूरे पेजेस को काटा जाता है, ताकि आप उसमें लिखकर रीयूज ना कर सको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब पुराने दिखेंगे, आज की डेट में न्यू तो नहीं दिखने वाले, क्योंकि 500 से ऊपर जितनी स्टैंपिंग होगी अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। ई फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक पे करते हो, लेकिन फिजिकल एक जमाने में होती थी, पहले होती थी। तो पुराने डॉक्यूमेंटेशन में आपको स्टैम्प पेपर मिलेंगे, और स्टैम्प पेपर प्रॉपर कैंसिल दिखेंगे ताकि रीयूज ना हो। इन्होंने बोला आप एक डीड बनाओगे, मतलब आप स्टैम्प पेपर खरीदोगे, उस स्टैम्प पेपर में प्रॉपर स्टैम्प लगा होगा, वो ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? कैंसिल होना चाहिए। फिर क्या लिखा हो उस स्टैम्प पेपर में? क्या लिखा होना चाहिए? डेट लिखा होना चाहिए। एग्जीक्यूटेड मतलब साइन होने चाहिए, ट्रांसफर ट्रांसफरी दोनों के, खरीदने वाले के भी और बेचने वाले के भी, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ दी, दोनों के होने चाहिए, ट्रांसफर और ट्रांसफरी। इट हैज बिन डिलीवर्ड टू, और फिर फाइनली किसको देने का? कंपनी को। मुझे अपने शेयर इसके नाम पर करने हैं, तो सर्टिफिकेट, ट्रांसफर डीड, ड्यूली स्टैम्प्ड, डेटेड, साइन, पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो किसको देने का? कंपनी को देने का, ठीक है। बाय द ट्रांसफर ट्रांसफरी, या तो ट्रांसफर ट्रांसफरी विद इन दी पीरियड ऑफ 60 days। जिस दिन हमने डीड साइन करी वहां से 60 दिन के अंदर दे दो। बात समझ में आ रही है? फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस दिन हमने साइन किया, अलॉन्ग विद दी, साथ में क्या देने का? सर्टिफिकेट देने का। अब मेरे पास अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट दे दूं, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। इफ क्या लिखा है? नो सच सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो इन्होंने कहा कि ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं है, उससे रिलेटेड कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है जरा बताओ मुझे? एब्रिज प्रोस्पेक्टस दिया तुमको, एप्लीकेशन फॉर्म दिया, तुमने मुझे क्या दिया? एप्लीकेशन मनी विथ फॉर्म। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई अलॉटमेंट की, फिर मैंने आपको अलॉटमेंट ऑफ लेटर दिया कि तुम्हारा मैंने एक्सेप्ट कर लिया और कुछ का रिजेक्ट कर दिया है, तो वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रूफ के फॉर्म में दे सकते हो। अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट देने का, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या देना? लेटर ऑफ अलॉटमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो प्रूफ हो कि हाँ आपके पास सर्टिफिकेट थे, गुम हो गया जो भी वट एवर सिचुएशन। इन केस गुम हो गया तो कंपनी में रजिस्टर दी ट्रांसफर ऑन द टर्म्स टू दी, क्या लिखा है? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब कंपनसेट करना। अगर कुछ भी लॉस होता है तो उसके जगह पर जो कुछ भी आपको मिलेगा, कंपनसेट करके जो कुछ भी मिलेगा, वो एज अ प्रूफ आप दे सकते हो। कुल मिलाकर डीड देने का, और साथ में क्या देने का? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट नहीं है तो एनी अदर डॉक्यूमेंट जो प्रूफ देता हो कि हाँ तुम्हारे पास शेयर सर्टिफिकेट थे। क्लैरिटी है? पक्का? पावर ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर, क्या लिखा है? ट्रांसमिशन। अब ट्रांसफर डीड तो तुम्हें समझ में आ गई कि दोनों ने साइन किया है, ड्यूली स्टैम्प्ड है, वगैरह वगैरह। अगर ट्रांसमिशन है तो बच्चों आप, मैं, फॉर एग्जाम्पल डेथ होगी, डेथ के बाद मुझे मिल रहा है, तो मैं कंपनी को दूंगी एप्लीकेशन, इंटीमेट करूंगी, बर्थ बोल डेथ सर्टिफिकेट दूंगी
कि भाई उस बंदे की डेथ हो चुकी है, उसके बदले में मैं उनका नॉमिनी हूँ, लीगल हायर हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए। तो आपको प्रूफ्स हर जगह देने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन, किसका रजिस्ट्रेशन, पार्टली पेड अप, नोटिस टू दी ट्रांसफरी। समझना, 10 रुपए का शेयर था, कितने रुपए का शेयर था, मैंने 6 रुपए पे किया। अब मैंने ईशांत को बेचने का सोचा, ठीक है, और डीड वीड साइन करवा ली और कंपनी को दे दिया। कंपनी ने नोटिस भेजा ईशांत को, ये 10 रुपए का शेयर ना 6 रुपए बस पे है, आपको क्या ये बात पता है कि 4 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको, सोच समझ कर लेना। या तो मैंने एकदम सच बोला होगा तो ईशांत बोलेगा हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 4 रुपए पे कर कर पूरा करवा दूंगा, या फिर मैंने झूठ बोला होगा तो ये अब इस ट्रांसफर को क्या कर देगा, कैंसिल। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर पार्टली पेड अप है तो एक बार किससे पूछा जाए, ट्रांसफरी को बताया जाए, उससे पूछा जाए। हेडिंग एक बार फिर से रीड करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर। मैंने जो दिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मेरा नाम हटा के शांत का लिखो, तो नोटिस दिया जाएगा बाय दी कंपनी, किसको दिया जाएगा, टू दी ट्रांसफरी। तो साफ साफ लिखा है, ट्रांसफर अलोन रिलेटेड टू पार्टली पेड अप शेयर, ट्रांसफर नॉट बीन रजिस्टर्ड। तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जब तक कंपनी किससे ना पूछ ले, कंपनी गिव दी नोटिस किसको, ट्रांसफरी को, और क्या बोले कि भैया रिटर्न में लिख के दे। ईशांत से बोला जाएगा तुझे कोई दिक्कत नहीं है तो भैया रिटर्न में लिख कर दे विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दी नोटिस। अगर ये हाँ बोल देगा कि हाँ मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा तो यस, फिर जाकर वो रजिस्टर में मेरा नाम कट करके ईशांत का नाम लिखेंगे। क्लैरिटी है, पक्का। कब मिल जाएगा आपको सर्टिफिकेट, 1 महीने के अंदर, जिस दिन मैंने डीड दिया वहां से वो प्रिंट करके 1 महीने के अंदर ईशांत को दे देंगे। अब वो शायद ट्रांसफर से हो चाहे वो, ये हमने ऊपर पढ़ा था, एक साथ पढ़ा था, याद करो, पूरी टाइमलाइन दे रखी थी कि ट्रांसफर ट्रांसमिशन होगा, किसी में 60 डेज था, किसी में एक आईएफएससी कंपनी के लिए बोल दिया तो तुम्हें तो छूट दे दी हमने 60 डेज में करने का, याद है, 2 महीने भी थे, अलग अलग डिबेंचर के लिए 6 महीने भी थे, तो सब टाइमलाइन एक साथ दे रखी थी, यहाँ पे बस स्पेसिफिक बता के रखे। डिपॉजिटरी क्यों आ गया, शेयर्स क्या है, डिमैट फॉर्म में, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर कंपनी डील कर रही है डिपॉजिटरी से तो कंपनी इंटीमेट करेगी टू दी डिपॉजिटरी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, शेयर ट्रांसफर होने वाली बातें हो रही है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, नो ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो ट्रांसफर डीड की भी जरूरत नहीं है। क्लियर। हेडिंग क्या लिखा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब यहां पर साफ साफ बोला, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब आता है, जब डेथ हो जाती है। ट्रांसफर बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज शैल बी वैलिड, मिल जाएगा, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट द होल्डर। याद रखना तब होगा जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्डर नहीं है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्डर बन जाएगा। कुल मिला के ट्रांसफर हो जाएगा, बस आपको सबूत देने पड़ेंगे, प्रूफ देने पड़ेंगे। क्लियर है बच्चों। पेनल्टी आप खुद रीड करने का, नहीं करोगे तो भैया पेनल्टी लगेगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय डिपॉजिटरी, क्या लिखा है, इंटेंट मतलब इंटेंशन क्या है, डिफ्रॉड, धोखा देने का, इज लाइबल, कहां जाओगे। अगर हमें पता चलता है एनी डिपॉजिटरी या फिर डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट, मतलब कि सीडीएसएल ने धोखा दिया या उसके अंडर के जितने भी ब्रोकर है, मुझे पनस को देना था, डीमैट फॉर्म में देना था, मैंने अपने ब्रोकर को बोला मेरे डीमैट से हटा के भैया इसके डीमैट में डाल दो, बीच का जो ब्रोकर है उसने क्या कर दिया, झोल कर दिया, पैसे ले लिए, लिए भी है ना, देना भी नहीं समझा, तो सेक्शन कहां जाओगे, 447 में फंसोगे। स्टैम्प ड्यूटी की कुछ कहानी बताई थी, स्टैम्प ड्यूटी में क्या लिखा है, रीड करो, क्या लिखा है, पेबल, और क्या लिखा है, एफिक्स होना मतलब लगा होना, और साथ में क्या लिखा है, स्टैम्प क्या होना चाहिए, तो कैंसिल मतलब क्या, वही जो क्रॉस, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। अब इंपॉर्टेंट बातें पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, बस रीड करना है। अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन मेंशन, अमाउंट होना चाहिए, कितने रुपए का स्टैंप आपने लिया, 1000, 500, 20,000, जो भी हो। कंपनी कैन नॉट रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, अगर वो क्या ना हो, ड्यूली स्टैम्प नहीं है। कौन सा वाला, वापस वापस, पहला, बिफोर दी, ये वाला, हाँ बता रहे, बिफोर दी ट्रांसफर इज लॉस, लॉस मतलब क्या होता है, देना, सेंड करना, सबमिट करना, किसने किसको सबमिट किया, मैंने सर्टिफिकेट और ट्रांसफर डेट किसको सबमिट किया, कंपनी को, ठीक है। चलो, अगर कंपनी को दिया तो वो क्या होना चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड होने चाहिए। इन्होंने बोल दिया भैया अमाउंट प्रॉपर लिखा होना चाहिए,
ड्यूली स्टैम्प्ड और क्या क्या होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, एग्जीक्यूटेड मतलब क्या, साइन होना चाहिए। अब आप साइन वर्ड नहीं यूज करोगे, आप क्या बोलोगे, एग्जीक्यूटेड, ठीक है। चलो, और डिलीवर्ड होना चाहिए किसको, कंपनी को, साथ में क्या देने का, सर्टिफिकेट। कुल मिलाकर ट्रांसफर डीड जिसमें सारी फॉर्मेलिटी फुलफिल करो और साथ में डीड के साथ कंपनी को सबमिट कर दो, कर दिया। अब ड्यूली स्टैम्प्ड का मतलब बताया है, मुझे बताओ ड्यूली स्टैम्प्ड मतलब क्या होता है, प्रॉपर चिपका होना चाहिए उसमें, एडहेसिव मतलब अटैच होना चाहिए, या फिर इम्प्रेस, अलग अलग टाइप के स्टैम्प होते हैं ना, या तो स्टैम्प पेपर होते हैं, छुओगे तो थोड़ा सा उबरा उबरा सा रहता है, फील आता है, ठीक है, या फिर क्या होता है वो जो टिकट जैसे चिपकाने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पैटर्न उन्होंने बताए। नॉट लेस देन क्या लिखा है, ये जो स्टैम्प ड्यूटी होती है ना, हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम होता है, ठीक है। तो जहां जिस एरिया से बिलोंग करते हैं पता लगाओ स्टैम्प ड्यूटी कितना है, वो ही स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तो उन्होंने कहा प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, कम का मत लगा लेना, नहीं तो ये डीड आपकी कंप्लीट नहीं है। साथ में लिखा है स्टैम्प मस्ट भी क्या होना चाहिए, कैंसिल, वही एफेक्स वही एडेसिव जो बोल रहे हैं, एफेक्स सच स्टैम्प कैंसिल सेम कैन नॉट बी यूज। क्यों कैंसिल करना जरूरी है, ताकि आप उसे रीयूज ना करो। नॉट बीन कैंसिल, मान लो अगर कैंसिल नहीं है तो हम उसे मान लेंगे कि वो अनस्टैम्प्ड है और वो ट्रांसफर डीड है ही नहीं। बात समझ में आई, बहुत बड़ी बात होती है, समझ में आया। देखो ट्रांसफर शेयर करने लाखों करोड़ों के शेयर जा रहे हैं, उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। 5-10 रुपए नहीं होते जो पोस्ट ऑफिस में करते हो। बस पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि शायद आपने वहां प्रैक्टिकल देखा होगा, वो एक जगह जहां देख सकते हो। धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया है, सारे ऑनलाइन सारे काम हो चुके हैं सब, ठीक है। एग्जाम्पल देकर बताया उन्होंने, अगर ट्रांसफर री इशू कर रहे हो तो ये स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स है, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों, पक्का। क्या लगता है केसेस का क्या होगा, वेरी गुड, अंडरलाइन करो। डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा क्या है, इनवैलिड, अगर वो क्या नहीं है, प्रॉपरली कैंसिल नहीं है। कैंसिलेशन स्टेम बाय ड्रॉइंग अ लाइन, अब समझो ये छोटी छोटी टिकट्स है, स्टेम्स है, इन्होंने कहा भाई सिंगल ऐसे सिंगल लाइन भी कट करोगे, सिंगल लाइन मतलब ऐसे डायगनली नहीं है जरूरी, कुछ भी नहीं, तुम देखना वो जो मास्टर रहता है ना कुछ भी जिगजैग बना देता है, कुछ भी बना देता है कि भाई थोड़ा सा पेन तो चल जाए सब में। मेन उसका फोकस क्या रहता है कि भाई कटना चाहिए, नॉट इम्प्रॉपर। उन्होंने कहा कि भाई मान लो पोस्ट मास्टर से गलती होगी, ऐसा ऐसा हुआ, टच भी नहीं हुआ, तो फिर सही है नहीं है ना। सही कब माना जाएगा, जब उसमें थोड़ा बहुत प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए। इसलिए वो बहुत ज्यादा खिचड़ी पकाता है। जितने भी तुम्हारे घर पे लेटर या कभी भी कुछ देखा होगा अच्छे से जिगजैग, तुम्हें ऐसा लगता है क्यों काटा है इतना, एक्चुअल में लॉ बोलता है इसीलिए। बात समझ में आई। और अगर शेयर अच्छे से ट्रांसफर हो गया तो किसको बताने का, आरओसी को। फॉर्म का नाम MGT 7। अभी कुल मिलाकर फॉर्म तुम्हें दो ही याद हुए हैं, एक MGT 14 और पास 3। पहले बताओ क्लैरिटी है, पक्का जी, समझ में आया। आज दो कंसेप्ट पढ़ा, पहला रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा ट्रांसफर, अभी हमने ट्रांसफर पढ़ा, ट्रांसमिशन टॉपिक ये चालू हो गया, अभी ट्रांसफर ही पढ़ा है। प्राइवेट कंपनी का पढ़ा, पब्लिक कंपनी का। प्राइवेट कंपनी क्या बोलता है मुझे बताओ जरा, रिस्ट्रिक्शन है, जनरल रूल रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन है, कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। 3 केसेस में लीगल हायर को दे रहे हो, डेथ के बाद लीगल हायर को मिल रहा है, या फिर राइट इश्यू ही दे दिया, रिनाउंस वाला राइट, वेरी गुड। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक प्री एम्पशन राइट होता है, ये प्री एम्पशन राइट क्या होता है, फर्स्ट ऑफर एग्जिस्टिंग को देने का, सेकंड देने का आउटसाइडर को, ठीक है। वैल्यूएशन प्रॉपर होनी चाहिए, कल को कुछ को गड़बड़ होगा तो वो केस करेगा। डायरेक्टर चाहे तो इस टाइप के आउटसाइडर को दिया रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए। फिर हमने पब्लिक कंपनी का पढ़ा, पब्लिक कंपनी बोला फ्रीली है, कोई टेंशन नहीं, डॉक्यूमेंट दे दो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट की डीड बनाओगे ना, डीड को लेकर एकदम फोकस हो गए, डेट होना चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, और ड्यूली स्टैम्प को बिल्कुल अंदर घुस गए, कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल नहीं होगा तो हमारी नजर में वो डीड नहीं है, ठीक है। तो शेयर किसका होगा, मेरा ही कहलाएगा, ईशान के नाम पर नहीं जाएगा। इसमें इन्होंने एक और झोल बताया, हो सकता है मेरा पार्टली पेड अप शेयर हो, तो कंपनी एक बार किससे कंफर्म करेगी, ईशान से, ट्रांसफरी से कंफर्म करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर।